चैप्टर 1। राजस्थान। गाइस हाइप करो नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ये कहानी है निकिता नाम की रॉ एजेंट की, जिसे एक ऐसा मिशन मिलता है जो निकिता की पूरी जिंदगी बदल जाती है। पानीपुरी के ठेले के पास खड़ी एक लड़की दूसरी लड़की को चिढ़ा रही थी। उसके पीछे कुछ और लड़कियां भी थी। देख निकिता, तू मुझे ऐसे चिढ़ाएगी तो मैं सारा का सारा पानीपुरी का पानी में तेरे सर पर उड़ेल दूंगी। निकिता उसे चिढ़ाते हुए एक और पानीपुरी अपने मुंह में भर लेती है। मैं जीत गई। मनीषा, तू मुझसे पानीपुरी खाने की रेस लगाई, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। अब तू हार गई तो मैं तो चिढ़ाऊंगी ही। मनीषा अपना मुंह फूला लेती है। देखना, अगली बार मैं ही जीतूंगी। निकिता उसके कंधे पर हाथ रख कहती है, मेरी दोस्त, तुझे जिसके साथ पानीपुरी की रेस लगानी है लगा लेना, पर अगली बार मैं यहाँ नहीं होने वाली। मैंने मेडिकल की तैयारी की है और इस बार मैं एग्जाम दूंगी तो पक्का पास हो जाऊंगी। ये सुन मनीषा और उसके पीछे खड़ी सभी लड़कियां हंसने लगती है। तू और पास, अब तक मेडिकल के एग्जाम में 3 बार फेल हो चुकी है, 24 की हो गई है। इसी बात से मुझे याद आया, मैं तो तुझे शादी का कार्ड देने आई थी। 1 महीने बाद मेरी शादी है, आ जाना। तेरी शादी में देख भी पाऊंगी पता नहीं। निकिता शादी का कार्ड पकड़ उसे चिढ़ाते हुए कहती है, हम हीरे हैं हीरे, शादी के लिए नहीं बने। एक दिन देखना, मेरी ऊंचाई देखकर तुम खुद मेरे आगे अपना सर झुकाएगी। मनीषा मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। निकिता कोई बहुत ज्यादा सुंदर लड़की नहीं थी, एक सामान्य चेहरा और सामान्य कद काठी वाली लड़की थी। पढ़ाई और निकिता की आज तक कभी नहीं बनी। शादी तो उसे कभी करनी थी नहीं। उसे अच्छे से पता था कि एक बार शादी हुई तो उसे पूरे घर के काम करने होंगे, जो उसे कभी पसंद नहीं था। निकिता ने कार्ड देखा। कार्ड के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मनीषा वेट्स जयदीप, आर्मी लेफ्टिनेंट। निकिता, जय और दीप, इतना बड़ा नाम, उतना ही ज्यादा काम। अपन तो सिर्फ दुनिया में पैसा कमाने के लिए आए हैं, बहुत जल्द पूरी दुनिया एक ही नाम लेंगी निकिता निकिता। वो ये सब सोच ही रही थी। उसकी माँ जमुना झाड़ू लेकर आई। कब से बाहर घूम रही है, चल घर, लड़के वाले तुझे देखने आए हैं। निकिता ने जमुना के मुंह से ये सुना तो अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, आप नहीं सुधरोगी ना माँ। मैंने कहा ना, अभी मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ, उससे पहले मैं शादी नहीं करने वाली। जमुना झाड़ू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। निकिता चिल्लाते हुए घर की तरफ दौड़ पड़ती है। 2 साल से इसका यही चल रहा है, 2 बार फेल हो चुकी है, आज तो इसे नहीं छोड़ूंगी। तभी निकिता दौड़ते हुए किसी से टकरा जाती है। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, उसके पास बस एक बैग था। टक्कर लगने से वो आदमी बैग के साथ नीचे गिर पड़ा। निकिता भी नीचे गिर पड़ी। वो आदमी काफी घबरा गया और बैग वहीं छोड़ भाग खड़ा हुआ। निकिता को कुछ समझ नहीं आया कि वो भागा क्यों। उसने वो बैग उठाया, पर अपने पीछे अपनी मम्मी को आते देखा तो बचने के लिए बैग आगे कर दिया। मम्मी, झाड़ू से मत मारना, ये बाजार है, यहाँ बहुत लोग हैं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। जमुना ने उस काले बैग की तरफ देखा। ये तुझे कहाँ से मिला, पहले तो नहीं था। निकिता ने उस बैग की तरफ देखा। अरे ये तो उस आदमी का है जो अभी अभी मुझसे टकराया, खोल कर देखती हूँ, शायद उसके बारे में कुछ पता चल जाए। निकिता ने वो बैग खोला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बैग में टाइम बॉम्ब था जो अगली 20 मिनट में फटने वाला था। साथ ही साथ एक गन और एक नक्शा था। शायद वो ये बॉम्ब यही बाजार में कहीं फिट करने वाला था, पर बैग के नीचे गिरने के कारण वो डर गया कि बॉम्ब कहीं फट ना जाए, इसलिए भाग गया। निकिता के हाथ कांप रहे थे। निकिता को कांपते हुए देखा तो जमुना ने बैग के अंदर झांका। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, छोड़ इसे यही और भाग यहाँ से, फट ना जाए। निकिता ने अपने आसपास देखा। बाजार में कई सारी दुकानें सजी हुई थी, जिसमें कई सारे लोग अपनी अपनी मनपसंद का सामान ले रहे थे। बच्चे खिलौने लेने की जिद कर रहे थे और खिलौना मिलने पर खुश हो रहे थे। सबके चेहरों को देखकर निकिता की हिम्मत ही नहीं हुई उस बॉम्ब को वहां छोड़ भागने की। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी, शायद भगवान ने मुझे इतनी ही लाइफ दी थी। फिर ऊपर की तरफ देखकर, भगवान, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जब इतने ही दिन जिंदा रखना था तो कम से कम एक अच्छी लाइफ तो देते। जमुना पागल हो गई है, चल यहाँ से, जमुना ने अपनी बेटी को फटकारते हुए कहा। निकिता ने पुलिस को फोन किया और बॉम्ब होने की खबर दी और भागते हुए एक ऑटो रिक्शा में बैठ गई और उस ऑटो रिक्शा को किसी खाली जगह पर जाने के लिए कहा। ऑटो वाले को कुछ समझ नहीं आया। निकिता ने धीरे से बॉम्ब का टाइम देखा। अब सिर्फ 14 मिनट बचे थे। और भाई चलो ना, यहाँ का कोई भी खाली स्थान जहाँ कोई ना हो, मैं आपको दुगने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये सुन वो तुरंत मान गया, पर उसे कहाँ पता था मैडम बॉम्ब लेकर घूम रही है। उसने धीरे से वो नक्शा निकाला। ये क्या है, उसने उसे खोला। उसमें कराची और उसके शहर बीकानेर को चिन्हित किया हुआ था। कराची को ब्लू लाइन से और बीकानेर को रेड सर्कल से चिन्हित किया था। बीच बीच में कुछ रेड और ब्लू डॉट थे। निकिता उस नक्शे को बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। ये क्या नक्शे पर रंगोली बनाई है, ऐसा तो मैं करती थी मेरे स्कूल में। उसने उसे अपने पास रख लिए। उस रिक्शा वाले ने उसे पुराने पार्क में छोड़ दिया, जहाँ अब कोई आता जाता नहीं था। निकिता वहां उतर गई। निकिता ने रिक्शा वाले को 20 रुपए दिए। रिक्शा वाले ने उस 20 के नोट को देखा। मैडम, अपने हमें दुगने पैसे देने का कहा था। निकिता के पास बस इतने ही पैसे थे, बाकी के उसने गोलगप्पे में खर्च कर
दिए। भैया, असल में ना इस बैग में बॉम्ब है, मैं इसे यहाँ छोड़ने के लिए आई हूँ। उसने बैग खोलकर उस रिक्शा वाले को दिखाया। उस रिक्शा वाले ने बैग में बॉम्ब देखा तो अपना सर पकड़ लिया। आपको मैं ही मिला था, पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठा था। बस 5 मिनट बची है, निकिता ने कहा। उसने वो बैग थोड़ी दूर जाकर रख दिया। भैया अब सिर्फ 2 मिनट बची है, इतना कह वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर की जगह बैठ गई। जल्दी पीछे बैठ जाओ भैया, अब सिर्फ 1 मिनट बची है। वो रिक्शा वाला पीछे बैठ गया। उसके बाद निकिता ने एकदम स्पीड में ऑटो रिक्शा चला दिया। बॉम्ब फटने से बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसी के साथ ही वो ऑटो रिक्शा भी धमाके की चपेट में आ 2-3 बार पलटी खा गया। निकिता के सर पर बहुत चोट लगी थी, वो वहीं बेहोश हो गई। ऑटो रिक्शा ड्राइवर को भी कुछ चोट आई पर वो होश में था। उसने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों ही पहुंच गई। निकिता की माँ भी साथ थी। कुछ देर बाद निकिता को होश आया। उसके सामने बहुत से मीडिया रिपोर्टर्स थे, पुलिस और उसके मम्मी पापा और छोटा भाई निखिल खड़ा था। निकिता को होश में आता देख सब बहुत खुश हुए। निकिता ने आज कितना बड़ा काम किया था। मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया। निकिता बहुत खुश थी, आखिर वो टीवी में आने वाली थी। उसकी एक बड़ी सी तस्वीर अखबार में छपेंगी। निकिता के पापा जगत ने उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, आज तूने कितने ही लोगों की जान बचा ली। तूने जो किया है, मुझे तुम पर गर्व है। सब उसकी तारीफ कर रहे थे और अपनी तारीफ सुन निकिता फूली नहीं समा रही थी। उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर का भी इंटरव्यू लिया। आखिर वो भी तो बॉम्ब के बारे में पता चलने पर भी निकिता को अकेला छोड़कर नहीं भागा। चाहता तो भाग सकता था। अगले दिन निकिता घर आ गई। उसके घर पर रिश्तेदारों की फौज जमा थी, जो कल तक उसे निकम्मी कह रहे थे, आज उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। अखबार में निकिता की एक बहुत बड़ी फोटो छपी थी। नीचे उसकी बहादुरी के बारे में लिखा गया था। साथ ही साथ निकिता को ब्रेवरी अवार्ड मिलने वाला था। हेडक्वार्टर सीजीओ कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। एक ऑफिसर किसी को कुछ बता रहा था। उसने काला कोट पहना हुआ था, चेहरे पर मूछें, एक रौबदार चेहरा। 40 से ज्यादा उम्र होने के बाद भी वो आदमी काफी फिट था। ऑफिसर, चीफ, आप किसी जाबाज सिविलियन को ढूंढ रहे थे ना, जो आपके मिशन में मदद करे। उसने न्यूज़पेपर चीफ के आगे बढ़ा दिया। ये लड़की, इसने अपनी परवाह ना करते हुए कई लोगों की जान बचाई है और अकेले उस टाइम बॉम्ब को लेकर किसी सुनसान जगह पर फेंका। इससे ये साबित होता है कि ये जाबाज होने के साथ ही समझदार और क्विक डिसीजन लेने की क्षमता रखती है। ये एक अच्छी रॉ एजेंट बन सकती है। चीफ ने वो न्यूज़पेपर अपने हाथ में लिया और पढ़ने लगा। मैं खुद स्पेशली जाकर इसका टेस्ट लूंगा। अगर ये उस टेस्ट में पास हुई तो ये लड़की हमारे मिशन के लिए परफेक्ट है। इतना कह वो वहां से चले गए। ऑफिसर निकिता की फोटो देख मुस्कुरा दिया। मेरा मन कहता है ये पक्का टेस्ट में पास हो जाएगी। उसने उस न्यूज़पेपर को फोल्ड किया और वही डेस्क पर रख चला गया। चैप्टर 2। अगले दिन हमेशा की तरह निकिता पानीपुरी के ठेले के पास मनीषा के साथ पानीपुरी खा रही थी, पर इस बार कोई था जो उस पर नजर रख रहा था। मनीषा निकिता की तारीफ करती है। वाह निकिता, तू तो बहुत ब्रेव निकली। मैं होती तो तेरी जगह चिल्ला चिल्ला कर भगदड़ मचा देती, फिर वो बॉम्ब फटने वाला नहीं भी होता तो भी फट जाता। निकिता खुद की तारीफ सुन फूली नहीं समा रही थी। वो तो मैं हूँ, मैं ना कहती थी मैं कितनी ब्रेव हूँ। ये सुन मनीषा सोच में पड़ जाती है, पर तूने तो कभी नहीं कहा कि तू ब्रेव है। निकिता एक और पानीपुरी अपने मुंह में ठूंस लेती है, फिर अपने हाथ झटकते हुए कहती है, तू एक नंबर की भुलक्कड़ है, तुझे कहाँ याद रहता है। अब याद मत कर, नहीं याद आने वाला। चल अब मैं घर जाती हूँ, नहीं तो माँ फिर आ जाएगी झाड़ू लेकर। मनीषा वहां से चली गई। निकिता भी अपने रास्ते हो गई। वो आराम से चारों तरफ देखते हुए चल रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अब उसने अपने कदम थोड़े तेज कर लिए थे। मुझे लगता है कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। वैसे भी आजकल बहुत लफंगे घूम रहे हैं। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। निकिता काफी डर गई। उसने आव देखा ना ताव पेपर स्प्रे लेकर मनीषा को आंखों पर मारी। मनीषा चिल्लाने लगी, ये क्या किया तूने। निकिता ने अपना सर पर मारा। तू थी, मुझे लगा कोई लफंगा होगा। कोई बात नहीं। उसने एक दुकान से पानी की बोतल खरीदी और मनीषा को देते हर कहा, तू तो चली गई थी, फिर वापस क्यों आई। मनीषा ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा, तुझे एक बात बताना भूल गई थी, वो ही बताने वापस आई थी। निकिता, कौन सी बात। मनीषा, यही कि मेरे होने वाले वो, थोड़ा शर्माते हुए, कि दूर के रिश्तेदार का बेटा तुम्हारी अखबार में फोटो और तुम्हारी बहादुरी देख इम्प्रेस हो गया है, इसलिए आज तेरे घर पर अपना रिश्ता लेकर आने वाला है। ये सुन निकिता ने अपना सर पकड़ लिया। इतनी बड़ी बात और तू भूल गई। और तेरे होने वाले वो के दूर के रिश्तेदार का बेटा जो भी है, उसे साफ साफ कह दे, मुझसे रिश्ता जोड़ने का ख्वाब छोड़ दे। मैं कह रही हूँ, वो मुझे घर में नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो तू जानती है मुझे। निकिता गुस्से में अपने घर की तरफ चली गई। मनीषा, पर वो तो अब तक पहुंच गए होंगे, मेरे कहने ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला तो नहीं कहती हो। वो भी अपने घर की तरफ चली गई। निकिता गुस्से में घर आई। घर पर मेहमान आए देख वो समझ गए कि ये वही लोग हैं जिसकी मनीषा बात कर रही थी। निकिता ने लड़के की तरफ देखा। ये घुचू सर पे बाल नहीं है,
थुलथुल शरीर, इससे अच्छा तो कुएं में कूद जाओ। जमुना और जगत मुस्कुराते हुए उन्हें नमकीन परोस रहे थे। निकिता दंदनाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसे उसके कमरे में जाता देख जमुना उसके पीछे पीछे आई। बेटा जल्दी तैयार हो जा, लड़के वाले तुझे देखने आए हैं। निकिता, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं करनी शादी। जमुना, तो कब करेगी, तेरी उम्र निकली जा रही है। देख लड़के का गाड़ियों का शोरूम है, तेरे लिए अच्छा है। निकिता, पर माँ मैं अभी जॉब करना चाहती हूँ, ना कि शादी के बाद घर के बर्तन घिसना चाहती हूँ। जमुना, तो करती क्यों नहीं, दिन भर तो इस पानीपुरी के ठेले के पास रहती है। अब बस 3 दिन, नौकरी मिल गई तो ये शादी नहीं होगी, नहीं तो तुझे ये शादी करनी ही होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कह जमुना निकिता को हैरान परेशान छोड़ वहां से चली गई। निकिता वही बेड पर बैठ गई। भगवान, आप मुझे किसी अमीर घर में पैदा नहीं कर सकते थे, यही लाइफ देनी थी मुझे। अभी शादी, फिर कुछ सालों बाद बच्चे, फिर बच्चों की शादी, फिर उनके भी बच्चे। बस यही रुक जाएगी मेरी लाइफ, मुझे ये सब नहीं करना है। उसकी माँ उसे तैयार कर बाहर लाई। लड़की की माँ ने निकिता की बलैया लेते हुए कहा, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें मेरे बेटे जतिन जैसा पति मिल रहा है। निकिता मन में, नहीं चाहिए ऐसी किस्मत, कर्म फूटे हुए थे जो ये दिन देखना पड़ रहा है। जतिन शर्माते हुए बोला, माँ मेरी इनसे थोड़ी अकेले में बात करवाइए ना। ये सुन निकिता जमुना को घूरने लगी। जमुना ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जी, क्यों नहीं, के जाइए इसके कमरे में और बात कर लो, आजकल तो मॉडर्न जमाना है। निकिता को जतिन को अपने कमरे में ले जाना पड़ा। आते ही जतिन आराम से बैठ गया। जी आपका कमरा अच्छा है, पर थोड़ा छोटा है, पर साफ रखा है आपने, इससे पता चलता है आप मेरे घर को भी साफ सुथरा रखेगी। निकिता को ये सुन बहुत गुस्सा आया। उसने साफ साफ बोल दिया, मुझसे ये सब नहीं होगा। शादी के लिए लड़की देखने आए हो या नौकरानी देखने, और मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। जतिन मुस्कुराते हुए बेशर्मी से बोला, जी कोई बात नहीं, आपके मम्मी पापा ने मुझे पसंद कर लिया है, और लड़कियां वही करती है जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, और घर के काम वो तो लड़कियों को करना पड़ता है, उसके लिए ही तो वो बनी होती है। ये सुन निकिता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो उसे बिना जवाब अपना मुंह बनाते हुए निकिता बाहर आई और बिना किसी से मिले घर के बाहर निकल गई। सब हैरानी से निकिता को जाते हुए देखते रहे। उसके पीछे पीछे जतिन भी आया। माँ सब अच्छा है, मुझे लड़की पसंद है, आप रिश्ता पक्का कर लीजिए। ये सुन जमुना ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम अपना फैसला 3 दिन बाद बताते हैं। जतिन के पापा बोले, जी कोई बात नहीं, हम 3 दिन इंतजार कर लेंगे। लड़के वाले हाथ जोड़कर चले गए। निकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से उसे जॉब कैसे मिलेगी। जॉब तो उसे ढूंढनी ही थी, क्योंकि वो जतिन से शादी नहीं करना चाहती थी, और जतिन के विचार जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तभी एक ब्लैक कार आई और उसने निकिता को अंदर खींचने की कोशिश की। निकिता खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसे सिर्फ एक हाथ ही दिखाई दे रहा था। उसने उसे काट लिया, हाथ अंदर चला गया। निकिता काफी डर गई थी। उसने एक पत्थर उठाया और उस कार के कांच पर दे मारा। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आती, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले सुअर कहीं के। वो कार वहां से चली गई। निकिता ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। ऐसे कोई करता है क्या? आज का तो दिन ही बुरा है। एक तो माँ भी, अब 3 दिन में जॉब कहाँ से लेकर आओ? एक तो मेरी मार्कशीट जस्ट पासिंग मार्क्स, इतने में जॉब कहाँ से मिलेगी? तभी वो काली गाड़ी फिर से वापस मुड़कर आई और एक कागज फेंक वहां से चली गई। निकिता हैरान रह गई। उसने वो कागज उठाया। उसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था और उसके नीचे हर महीने लाखों रुपए देने की बात कही गई थी। ये पढ़ निकिता को बहुत गुस्सा आया। उन्हें उस कागज के टुकड़े किए और पानीपुरी के ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई। अब पुलिस को कॉल करना ही पड़ेगा। आज हाथ पकड़ा और मुझे 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। लफंगे बहुत बढ़ गए हैं। उसने कॉल मिलाया ही था कि पानीपुरी के ठेले के दूसरी बैठा आदमी, जिसने चेहरे पर लंबी लंबी दाढ़ी मूछें थी, वो निकिता के पास आया। बेटा आप किसे फोन कर रही है? निकिता उसकी तरफ देखकर, पुलिस को अंकल, आज शिकायत नहीं की तो आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। वो दाढ़ी मूछों वाला आदमी ये सुन मुस्कुरा दिया। बेटा क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? ये पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकता हूँ। निकिता, बात कौन सी बात? और बात करनी है तो यही करिए आप, और पुलिस को क्यों ना लगाऊं मैं? मेरा फोन मेरी मर्जी। निकिता ने चिढ़ते हुए कहा, तुम अपने टेस्ट में पास हो गई, तुम मेरे लिए काम कर सकती हो, मैं यहाँ साफ साफ नहीं बोल सकता। दिल्ली में मिलो। इतना कह उसने 1 लाख रुपए निकिता के हाथ में रख दिए और अपना नंबर भी लिखकर निकिता को दिया। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो, पर तुम्हें इसके लिए कुछ करना होगा। वो सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। इतना कह वो चला गया। निकिता तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। इतने सारे पैसे पर मैं ही क्यों, और ये किस काम की बात कर रहे थे? मुझे कहीं नहीं जाना, और रही बात इन पैसों की, मैं इन्हें वापस लौटा दूंगी। उसने उन नंबर्स पर फोन किया। सामने से आवाज आई, मैं तुम्हें दिल्ली में देखना चाहता हूँ, मिलकर बात करते हैं। तुम्हें नौकरी की जरूरत है और मुझे तुम जैसी जाबाज की। तुम मना करने की गलती मत करना। 24 घंटे है तुम्हारे पास, सोच लो, फिर ही कोई फैसला लेना।
निकिता को कुछ बोलने ही नहीं दिया और फोन काट दिया। निकिता परेशान सी उन पैसों की तरफ देखने लगी। इतने पैसे मिल रहे हैं, पक्का कोई गलत काम ही होगा, पर अगर मैं गलत सोच रही हूँ तो इतनी बड़ी सैलरी वाली नौकरी हाथ से निकल जाएगी। वो जो भी थे सही कह रहे थे, मुझे सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। वो उन पैसों को छुपाकर घर लेकर आ गई और अपने बेड के नीचे छुपा दिए। उसके दिमाग में अभी भी वही सवाल था कि वो हाँ कहे या ना डॉट। आखिर उसकी मां जमुना ने उसे सिर्फ 3 दिन का समय दिया था नौकरी के लिए, नहीं तो उसे उस जतिन से शादी करनी पड़ती जो उसे उसके घर की नौकरानी बनाकर रखता, जो वो कभी नहीं होने देना चाहती थी। अब आगे जानने के लिए सुनते रहिए। चैप्टर 3। अगले दिन निकिता ने रात भर सोचा और अब फैसला ले लिया था कि उसे क्या करना है। वो चलते हुए मम्मी के पास गई। जमुना जतिन के मम्मी पापा से ही बात कर रही थी। जी हाँ। हाँ। हंसते हुए, जी शादी होगी ना, क्यों नहीं होगी, हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद है निकिता। अरे वो तैयार है, जी जी हाँ डॉट सच। फिर हंसते हुए कॉल कट कर देती है। निकिता ये सब सुन कमरे में गई और वो 1 लाख रुपए लाकर जमुना के हाथ में रख दिए। मुझे नौकरी मिल गई है। जमुना हैरान रह गई। 1 दिन में नौकरी मिल गई, कैसे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बता कहाँ से चुराए ये पैसे तूने? तेरे तो मार्कशीट में नंबर भी इतने अच्छे नहीं है, कौन बेवकूफ दे दिया तुझे नौकरी? जगत और निखिल भी बाहर आ गए। क्या हुआ, क्यों डांट रही हो बच्ची को? जमुना, देखिए ना कितने पैसे हैं, आपकी बेटी चुरा कर लेकर आई है और कह रही है उसे नौकरी मिल गई है। अब आप ही बताइए ऐसी कौन सी नौकरी है जो नौकरी के पहले दिन ही इतने रुपए देती है? जगह निकिता की तरफ देखकर, तू कोई गलत काम तो नहीं कर रही बेटा? निकिता गुस्से में, आप सबको मुझ पर भरोसा नहीं है, रुकिए मैं अभी उस अंकल को फोन लगाती हूँ जिसने मुझे ये नौकरी दी है। इतना कह वो फोन लगा स्पीकर ऑन कर देती है। अंकल, मेरे पेरेंट्स मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे कि आपने मुझे ये नौकरी दी है, आप उन्हें अच्छे से समझाइए। जगत और जमुना आंखें फाड़े फोन की तरफ देख रहे थे और सामने वाले के बोलने का इंतजार कर रहे थे। एक दमदार आवाज के साथ ही जमुना और जगत के होश उड़ गए। जो आपकी बेटी कह रही है वो सब सच है। ये समझ लीजिए कि आपकी बेटी बहुत अच्छा काम करने जा रही है। हर महीने 1 लाख रुपए। अब आप तय कर लीजिए कि आप अपनी बेटी को अंधे कुएं में धकेलना चाहते हैं या उसे एक नई दिशा देना चाहते हैं। अगर आपकी हाँ हो तो मैं निकिता के लिए बिजनेस क्लास की फ्लाइट की टिकट भेज रहा है, इसे दिल्ली भेज दीजिए। ये सुन जगत और जमुना दोनों ने अपने सर पर हाथ रख लिया। फोन कट चुका था। निकिता के पापा, सपना तो नहीं है ना ये 1 लाख रुपए हर महीने? जगत, शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे हमारी बेटी ने, तभी तो इतनी अच्छी नौकरी हाथ लगी है। तभी जमुना को फिर से जतिन की मम्मी का फोन आया। अब सबकी नजर जमुना पर थी। जमुना ने फोन उठाया। बहन जी, मेरी बेटी आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती, आप अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ लीजिए जिसकी किस्मत खराब होगी। मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। इतना कह उसने फोन काट दिया। निकिता खुश हो गई। आज पूरा दिन जमुना और जगत ने निकिता को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए। शाम को वो मनीषा से मिलने भी गई। मनीषा की सगाई की तैयारियां चल रही थी। मनीषा की मम्मी और जमुना में बिल्कुल नहीं पड़ती थी, पर आज तो जमुना उन 1 लाख रुपयों से अच्छी खासी शॉपिंग की था और वो अब जमुना की मम्मी को दिखाकर जला रही थी। मनीषा की मम्मी ने ये सब देखकर कहा, मैंने तो सुना आपकी बेटी को देखने आए लड़के वाले ने रिश्ता ठुकरा दिया, फिर ये इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है? मेरी बेटी की तो शादी भी हो जाएगी, अब मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी को कोई मिलने वाला है। जमुना मुस्कुराई, तुमने गलत सुना है सुमित्रा, उन्होंने नहीं, हमने मना किया क्योंकि हमारी बेटी निकिता की नौकरी लगी है, वो भी दिल्ली है, वो भी तनख्वाह 1 लाख रुपया महीना। कल दिल्ली जा रही है मेरी बेटी। ये सुमित्रा बिल्कुल जलकर कोयला हो गई। अब तो उसके पास कुछ बोलने के लिए रहा हो नहीं था। मनीषा निकिता के लिए बहुत खुश थी। दोनों एक दूसरे से गले मिली और निकिता अपने घर आ गई। निकिता मन ही मन अपने ख्वाब बन रही थी। एक बड़ा सा बंगला, बड़ी सी गाड़ी, बहुत से नौकर चाकर, हाथों में महंगे वाले ब्रेसलेट और घड़ी पहने मैं ऑफिस जाऊंगी जहां सब मुझे मैम बोलेंगे। एकदम आरामदायक जिंदगी, कोई टेंशन नहीं। आराम से बड़े से गद्दे पर सोऊंगी, बड़े से डाइनिंग टेबल पर खाना खाऊंगी। मेरी तो एकदम ऐश है, कल का वेट नहीं हो रहा है। यही सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जमुना ने उसे उठाया, उसने उसका सामान पैक कर दिया था। दिल्ली नहीं जाना क्या? मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, मैं बता देती हूँ। अपने आलस के चक्कर में इतनी बढ़िया नौकरी को छोड़ कर आई ना, आते ही तेरी शादी करवा दूंगी। वो जतिन अभी भी तैयार है तुझसे शादी करने के लिए। निकिता अपनी आंखें मलते हुए, आपसे ज्यादा जल्दी है मुझे माँ, वहां मैं एकदम ऐशो आराम से रहूंगी, कोई चिंता नहीं। और आप तो चिंता ही मत करो, आपकी बेटी जब घर आएगी ना, आपके लिए बहुत कुछ लेकर आऊंगी। इतना कह वो तौलिया के बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जमुना खुद से, बस मेरी बेटी का जीवन में अब दुख न आने पाए, उसे हर खतरे हर संकट से बचाए रखना भगवान। निकिता जल्दी से तैयार होकर आ गई। आज वो सच में काफी अच्छी लग रही थी। स्टाइलिश जीन्स, हील्स और ब्लू टॉप और ब्लू स्कार्फ जो उसने गले में लपेट रखा था और ऊपर से जैकेट पहनी हुई थी जो उसे काफी स्टाइलिश लुक दे रही थी।
जमुना उसे काला टीका लगती, मेरी छोरी। जगत और निखिल से मिलने के बाद निकिता फ्लाइट ले दिल्ली आ गई। निकिता नई जगह पर थी, वो काफी खुश थी। उसने खुद के पहुंचने का मैसेज कर दिया। उसके मैसेज करते ही एक शानदार गाड़ी उसके सामने रुकी। अरे वाह, शायद यहाँ मेरा इंतजार हो रहा था पहले से ही। वो अपना सामान ले अंदर बैठ गई। ड्राइवर उसे कहाँ ले जा रहा था उसे ये तो नहीं पता था, पर निकिता बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि वो अब बहुत ही अच्छी लाइफ जिएगी, जैसी उसने टीवी और अपने सपनों में देखी थी। कार सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने आकर रुक गई। निकिता को उतरने के लिए कहा। निकिता ने बाहर देखा, बहुत से आर्मी ऑफिसर इधर उधर अपने काम में लगे हुए थे। बहुत से काले कपड़े पहने कमांडो मशीन गन लेकर खड़े थे। ये देखकर तो निकिता के रोंगटे ही खड़े हो गए। भैया, हम शायद किसी गलत जगह आ गए हैं। ड्राइवर ने उसे एक बार उतरने के लिए कहा। इस बार निकिता को उतरना पड़ा। उसके उतरते ही वो कार वहां से चली गई। वो ही दाढ़ी मूंछ वाला आदमी बाहर आया। अंदर चलो। निकिता, सच में मैं नहीं जा रही। उन मशीन गन पकड़े कमांडो की तरफ देखकर कहा। तुम अंदर चलो, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये कमांडो हमारी रक्षा के लिए है। निकिता, अच्छा, तो ये आपके बॉडीगार्ड्स है, तो चलो। निकिता अंदर बढ़ गई। अंदर का नजारा तो और भी अजीब था। वहां लगभग हर एक के पास गन थी। निकिता वहां पुलिस ऑफिसर्स और आर्मी को देख और ज्यादा डर गई। ये सब। निकिता कुछ और पूछती इससे पहले ही उस आदमी ने कहा, अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वो निकिता को अंदर ले गया। वहां कमिश्नर, आर्मी के कुछ बड़े अधिकारी और कुछ कमांडो थे जिनके हाथ में मशीन गन थी। उस आदमी ने सबसे निकिता का परिचय करवाया, पर जब खुद का परिचय करवाने की बारी आई तो वो थोड़ा रुक गया। अभी नहीं, पर जब तुम हमारे मिशन के लिए तैयार हो जाओगी तब मैं तुम्हें अपना नाम जरूर बताऊंगा। तब तक तुम मुझे चीफ या अंकल कहकर बुला सकती हो, जो तुम मुझे हमेशा बुलाती हो। निकिता को अब कुछ कुछ समझ में आ रहा था। मिशन की बात सुन लगभग बेहोश होने वाली थी, पर मशीन गन पकड़े कमांडो को अपनी तरफ बढ़ते देख उसने खुद को संभाल लिया। चीफ, आज तुम जाकर आराम करो। बाहर वही ड्राइवर मिलेगा जो तुम्हें वहां छोड़ेगा जहां तुम रहने वाली हो, अपनी ट्रेनिंग पूरी होने तक। निकिता, सर मुझे आप घर भेज दीजिए। मुझे आप जो भी कह रहे हैं सब सर के ऊपर से जा रहा है। निकिता की आंखों के सामने उसे अपने सारे सपने एक ही पल में टूटते हुए नजर आ रहे थे। चीफ, अभी आराम करो, कल बात करते हैं, थोड़ा दमदार और कड़क आवाज में कहा। निकिता चीफ की आवाज सुनते ही भागकर गाड़ी में बैठ गई। उस ड्राइवर ने उसे एक बंगलो के सामने छोड़ दिया और वो वहां से चला गया। निकिता तो उस बंगलो को देखती ही रह गई। शायद मैं गलत सोच रही हूँ, कल अंकल बता देंगे। अभी इतने बड़े बंगले में आराम से आराम करती हूँ। वो अंदर जाते सबसे पहले एक कमरा ढूंढ मखमली बिस्तर पर लेट गई। उसने अपनी माँ को वीडियो कॉल किया। उसके माता पिता तो इतना बड़ा घर, इतनी सुविधाएं देखकर ही संतुष्ट हो गए। थोड़ी देर बात करने के बाद निकिता ने कॉल काट दिया। पता नहीं क्या होगा जब निकिता को पता चलेगा कि वो एक रॉ एजेंट बनने वाली है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए। चैप्टर 4। आज के दिन निकिता ने खूब आराम किया। पूरा घर देखा, वहाँ हर एक सुख सुविधा थी जिसे देखकर निकिता अपने सुनहरे कल के सपने देख रही थी। हर तरह के खाने की सुविधा, जो चाहता वो कर रही थी। उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। वो रात को आराम से मखमली बिस्तर पर इतने अच्छे से सोई कि सुबह उसकी नींद ही नहीं खुली। काफी देर तक कार के ड्राइवर ने वेट किया, पर जब निकिता नहीं आई तो उसने चीफ को फोन लगा वहां से चला गया। सुबह के 9 बजे निकिता की नींद खुली। टाइम देखते ही निकिता ने अपना सर पकड़ लिया। इतना लेट हो गई, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। निकिता तैयार होकर बाहर आई। सामने चीफ डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठ कॉफी पी रहे थे। निकिता उन्हें यहाँ देख हैरान थी। चीफ निकिता को देखकर उसकी तरफ भी एक कॉफी का कप बढ़ा देता है। निकिता चुपचाप कॉफी का कप ले डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। चीफ कॉफी पीते हुए, नींद तो अच्छे से आई ना? निकिता ने बस हाँ में सर हिला दिया। चीफ, तुम नहीं आई तो मैं ही आ गया। निकिता का ध्यान तो बस चीफ की लंबी लंबी दाढ़ी पर था। इतनी लंबी दाढ़ी खींच कर देखो क्या, नहीं अगर अंकल बुरा मान गए तो। निकिता ने खुद से कहा। चीफ, तुम एक रॉ एजेंट बनने वाली हो। जैसे ही निकिता ने ये सुना, उसके हाथ से कॉफी का कप टूटकर नीचे गिर गया। वो हैरानी से आंखें चौड़ी कर चीफ को देख ही रही थी। निकिता के हाथ अपने आप ही चीफ की दाढ़ी की तरफ बढ़ गए। निकिता ने जैसे ही दाढ़ी को खींचा वो उसके हाथ में आ गई। निकिता के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, धोखा। वो उन नकली दाढ़ी को देख रही थी। चीफ, अब जब तुमने मेरा चेहरा देख ही लिया है तो साफ साफ बात करते हैं। मुझे मेरे एक मिशन के लिए एक सिविलियन की जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे मिशन के बारे में किसी को भनक भी पड़े। जब मैंने तुम्हारी न्यूज़पेपर में तस्वीर देखी और मुझे पता चला कि तुमने समझदारी और सूझबूझ के साथ जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई है, तब मैंने तुम्हारा टेस्ट लेने की सोची और तुम पास हो गई। जो तुम्हारे साथ हुआ उस कार में मेरा ही एक सोल्जर था जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें वो चिट फेंकी। हम तुम्हारी ईमानदारी चेक करना चाहते थे। तुम जाबाज हो ये तो पहले ही साबित हो चुका था, पर अगर तुम पैसों के लालच में उस एड्रेस पर चली जाती तो ये साबित हो जाता कि तुम हमारे मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो।
पर तुमने ऑफर को ठुकरा दिया, बल्कि बाकी लड़कियों के बारे में सोचकर पुलिस को भी फोन करने वाली थी। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। निकिता ने उन नकली दाढ़ी मूंछों को गुस्से में फेंका। मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे नहीं बनना कोई एजेंट। क्या सोच कर आई थी और क्या हो रहा है? मैं अभी के अभी घर जा रही हूँ। इतना कह वो ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। चीफ मुस्कुराया। वापस जाकर क्या करोगी? अगर तुम इस मिशन का हिस्सा बनती हो तो अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा तुम्हें। साथ ही साथ अगर ये मिशन कंप्लीट होता है तो 1 करोड़ रुपए, उसके बाद तुम फ्री हो। अगर तुम्हें रॉ में रहना है तो रहो और नहीं रहना तो छोड़ देना। निकिता पलटकर, मैं अच्छे से जानती हूँ आप इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। आप मुझे किसी ऐसे मिशन पर भेजना चाहते हैं जहाँ मेरी जान को खतरा है। शायद मैं मर जाऊं और मेरे परिवार को पता भी नहीं चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं है। मुझे ऐसी लाइफ बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं एक अच्छी और शांत लाइफ जीना चाहती हूँ, ना कि ऐसी लाइफ जिसमें हर बार मुझे मरने का डर सताता रहे। रात को सो तो डर लगे कि पता नहीं अगले दिन का सूरज देख भी पाऊंगी या नहीं। हर पल एक नया खतरा। वो पैसे मेरी जरूरतें पूरी कर सकते हैं पर मुझे सुकून नहीं दे सकते। निकिता ने अपनी मन की हर बात आज साफ साफ कह दी थी। चीफ ने सब ध्यान से सुना। माना तुम जो कह रही हो वो सब सही है, पर जो अपने देश के लिए कुछ करने का सुकून तुम्हें मिलेगा वो बाकी किसी भी तरह से मिलने वाले सुकून से कहीं बेहतर होगा। माना कि हमारी लाइफ को कोई अता पता नहीं होता, जो होता है सब पर्दे के पीछे होता है, कुछ भी सामने नहीं होता। पर हम भले ही सूरज देख पाए ना पाए, पर हमारी वजह से ये लाखों करोड़ों लोग अपना सूरज अच्छे से देख पाएंगे बिना किसी मकसद के। एक लंबी जिंदगी जीने का क्या फायदा जिसमें हमने किसी के लिए कुछ ना किया हो। इससे कहीं बेहतर है एक छोटी सी जिंदगी जिसने हम अपने देश के लिए कुर्बान हुए हो। निकिता वापस जाने लगी कि तभी उसके कदम रुक गए। चीफ, जब तुम्हारे हाथ में टाइम बॉम्ब था जो कभी भी फट सकता था, तो तुमने अपनी जान क्यों नहीं बचाई, बल्कि दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी? निकिता पलटी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे होते हुए कोई माँ अपने बेटे को खोए। मेरी आंखों के सामने कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा के लिए बिलक बिलक कर रोए। मेरे अकेले के मरने से अगर इतने लोगों की जान बच सकती है तो इसमें गलत क्या है? चीफ मुस्कुराए। यही तो मैं सुनना चाहता था। अगर हमारे बलिदान से लाखों करोड़ों लोगों की जान बच सकती है तो इसमें गलत क्या है? अब निकिता के पास कोई जवाब नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले। तभी निकिता की मम्मी का फोन आया। चीफ, उठा लो, कर लो बात। निकिता ने कॉल उठा ली। जमुना की आवाज में उसकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हें जो लोग निकम्मी बेकार बोलते थे ना, अब वही तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मेरे पास अब तक बधाई देने के लिए बहुत सारे फोन आ चुके हैं। हमारे परिवार में कोई भी लड़की नौकरी के लिए दिल्ली नहीं गई है। पहली हो तुम, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी वजह से आज सारे रिश्तेदारों में हमारी नाक ऊंची हो गई है। अब तू मन लगाकर काम करना। मैं अब तेरे ऊपर शादी के लिए कभी जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। निकिता, मम्मी मैं फोन रखती हूँ, मुझे काम पर जाना है। इतना कह उसने कॉल काट दिया। चीफ, तो क्या फैसला है तुम्हारा? निकिता, आप जो कह रहे हैं मैं वो सब मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। चीफ, बोलो ऐसी कौन सी शर्तें हैं? निकिता थोड़ा आगे बढ़ते हुए, मेरी पहली शर्त है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप मेरे पेरेंट्स को उस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे और उन्हें मेरे नाम से हर महीने पैसे भेजते रहेंगे। चीफ ने हाँ में सर हिला दिया। और मेरी दूसरी शर्त कि आप मुझे इस मिशन पर भेजने के बाद मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। ये सुनकर चीफ हैरान रह गया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हारा हमसे पूरी तरह कनेक्शन टूट जाएगा। हम तुम्हें पाकिस्तान भेज रहे हैं मिशन के लिए, और वो बहुत खतरनाक जगह है। हमारे और भी रॉ एजेंट वहाँ पर है जो सुरक्षा कारणों की वजह से तुम्हारे सामने नहीं आ सकते। वो तुमसे मदद लेने के लिए मुझसे कांटेक्ट करेंगे और मैं तुमसे ना ही हम तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे और ना ही ले पाएंगे। निकिता अपनी बात पर बिल्कुल अडिग थी। एक तो मैं अपनी जान खतरे में डाल रही हूँ, ऊपर से आप मेरी एक शर्त भी नहीं मान रहे हैं। मैंने कह दिया ना, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। आप मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे, ना ही मेरे बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगे। चीफ को उसकी बात माननी ही पड़ी। ठीक है, मान ली हमने तुम्हारी बात, पर अब मेरी भी एक शर्त है। तुम कभी भी अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगी, कभी भी किसी के भी सामने, चाहे कुछ भी हो। निकिता ने चीफ की ये बात मान ली। चीफ मुस्कुराकर, अब चले। निकिता, ओके। चीफ ने वापस से अपनी दाढ़ी मूछें लगा ली। अब वो फिर से पहले जैसे दिख रहे थे। थोड़ी ही देर में वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में एक अंधेरे कमरे में थे। निकिता, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है अंकल? चीफ ने 2 बार तालियां बजाई। इसी के साथ लाइट ऑन हो गई। निकिता ने जब सामने देखा तो हैरान रह गई। असल में सामने दीवार पर बहुत सी तस्वीरें लगी थी जिस पर हार चढ़े हुए थे, और उसके नीचे पाकिस्तान का नक्शा था जिसमें कराची और लाहौर पर रेड डॉट लगाए गए थे। उन डॉट्स को देखकर निकिता को वो नक्शा याद आ गया जो उसे असल में उस टाइम बॉम्ब वाले बैग में रखा था। उसमें भी कराची पर रेड डॉट था जबकि लाहौर पर ग्रीन डॉट था। उसके अलावा और भी जगह थी जहां ग्रीन और रेड डॉट्स थे, पर इस नक्शे में तो
दोनों ही जगह रेड डॉट्स है। निकिता ने अपने मन में सोचा, चीफ, ये पाकिस्तान का नक्शा है। यहाँ लाहौर से हमें खबर मिली थी कि हमारा एक जाबाज एजेंट पकड़ा गया है और उसके पास पाकिस्तान की बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस वक्त उन इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। तुम्हें उसी इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित हम तक पहुंचाना है। वो इन्फॉर्मेशन उसने कैसे छुपाई है ये सब उसी एजेंट को ही पता है। तुम्हें उसे किसी तरह पाकिस्तानी आर्मी से बचाना होगा और उससे सब इन्फॉर्मेशन लेकर हम तक पहुंचानी होगी। यही हमारा मिशन है। मिशन हार्ट। जिस तरह हार्ट के धड़कने से सांसें चलती है, उसी तरह वो इन्फॉर्मेशन हमारे देश की सांसें है। पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, पर वो क्या, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। बहुत से लोगों की जान खतरे में है। सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ही हमारे देश को बचा सकती है। निकिता कुछ सोचते हुए, चीफ अंकल, इन रेड और ग्रीन डॉट का क्या मतलब है? चीफ एक पेन से नक्शे पर ग्रीन डॉट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोई खतरा नहीं, यहाँ सब ठीक है। और रेड डॉट का मतलब यहाँ पर बहुत खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें संभल कर रहना होगा। निकिता मन में, मतलब लाहौर सेफ है उस नक्शे पर बने डॉट के हिसाब से। चीफ खुद से, लाहौर ही वो ऐसी जगह है जो हमारे लिए सबसे खतरनाक है, पर पाकिस्तान के लिए सबसे सेफ जगह, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे उनकी पूरी नजर है। इस मिशन को मिशन हार्ट कहने की एक और वजह यही है कि लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है और हमें उसके दिल में ही घुसकर छेद करना है। पर अगर मैं ये बात मैं निकिता को बताता हूँ तो ये पहले ही डर जाएगी, इसे सब अपने आप ही पता चले यही सही है। निकिता मन में, मतलब लाहौर सेफ जगह है तो मुझे तो वहाँ फ्री में पूरा लाहौर घूमने को मिल जाएगा। और रही बात इस मिशन की, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। निकिता मन ही मन खुश हो रही थी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। निकिता के लिए ये कहावत बहुत जल्द सच होने वाली थी। उसे नहीं पता था कि उसे एक बहुत बड़े खतरे की ओर धकेला जा रहा है और वो खुशी खुशी जा भी रही है। चीफ, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी, इसलिए अपने शरीर को फिट करो। तुम्हें आज से सिर्फ हेल्दी खाना खाना है। तुम बाहर का खाना बहुत खाती हो, इसलिए आज से वो बंद। निकिता हैरानी से चीफ की तरफ देख रही थी। चीफ उसे खुद की तरफ देखता पाकर बाहर चल गए। मतलब मेरी पानीपुरी भी बंद, उसके बिना कैसे जीऊंगी? निकिता तो बस अपनी पानीपुरी के लिए परेशान हो रही थी। निकिता जाबाज तो थी, पर अभी भी उसमें बहुत बचपना था। वो कहते हैं, आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। चैप्टर 5। अगले दिन सोती निकिता को सुबह 6 बजे ही उठा दिया। सामने एक औरत थी जो दिखने में काफी दबंग दिख रही थी। उसने कड़क आवाज में डांटते हुए कहा, इतनी देर हो गई है और तुम अब तक सो रही हो। चलो, जॉगिंग का टाइम हो गया है। निकिता अपनी आंखें मलते हुए सामने देखती है। आप कौन है? उस औरत ने कहा, मंदिरा, तुम्हारी ट्रेनर जो तुम्हें ट्रेन करेगी। चीफ ने स्पेशली तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट किया है। इसी से पता चलता है तुम उनके लिए कितनी जरूरी हो। अब जल्दी से तैयार होकर आओ, पहले तुम्हें फिट करना है। निकिता बेड से अलसाते हुए खड़ी होती है। मैं फिट तो हूँ। मंदिरा उसके कंधे पकड़ उसे सीधा करती है। पहले सीधा खड़ा होना सीख लो, फिर मुझसे बात करना। अब जल्दी तैयार हो। क्रिक, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ओनली 5 मिनट्स। अपनी 5 अंगुलियां दिखाते हुए निकिता एक एक कर उन अंगुलियों को गिनने लगी। वो अभी भी नींद में थी। ये देखकर मंदिरा ने अपना हाथ पीछे कर लिया और एक पानी का गिलास से पूरा का पूरा पानी उसके सर पर उड़ेल दिया। निकिता को तो जैसे होश आया हो। उसने अपना पूरा चेहरा साफ किया। मंदिरा, अब नींद खुल गई हो तो तैयार हो जाओ, जॉगिंग के लिए जाना है। अब की बार निकिता ने कोई सवाल नहीं किया और भागते हुए गई और 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर मंदिरा के सामने खड़ी हो गई। आपको मैं क्या बुलाऊं? निकिता ने पूछा। मंदिरा, मैम बुलाओ, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और अब तुम्हारी गुरु भी, तो मैम ही सही रहेगा। अब चलो जल्दी। थोड़ा तेज आवाज में उसकी आवाज सुनकर निकिता भी डर गई। थोड़ी ही देर में वो दोनों ग्राउंड में दौड़ रहे थे। वहाँ एक ट्रैक भी था। मंदिरा तो बहुत तेज दौड़ रही थी, पर निकिता धीरे जैसे तैसे अपने कदम बढ़ा रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। निकिता खुद से, मैंने तो सोचा था बस थोड़ी देर दौड़कर वापस आ जाएंगे, पर ये तो मेरा जूस निकलने पर तुली हुई है। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है, थकती नहीं है क्या कभी? मंदिरा ने पीछे मुड़कर देखा। निकिता उससे काफी पीछे रह गई थी। ऊपर से वो अब बैठने के लिए जगह ढूंढ रही थी। ये देख मंदिरा वापस आई। अभी 2 घंटे नहीं हुए हैं, अभी और 1 घंटा दौड़ना है। आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए इसके बाद तुम आराम कर सकती हो, पर कल से आराम भूल जाओ। एक बात बता देती हूँ तुम्हें, हमारी लाइफ में आराम नहीं होता। अभी से आदत डाल लो तो अच्छा है, नहीं तो मारी जाओगी। तुम खुद को तैयार करना होगा ताकि तुम हर खतरे का डटकर मुकाबला कर सको। चलो रुको मत। निकिता की रोने जैसे हालत हो गई थी। अब वो किसी तरह दौड़ रही थी। आधा घंटा हो चुका था। मंदिरा उसे मोटिवेट कर रही थी, बस आधा घंटा और फिर तुम आराम कर सकती हो डॉट। पर शायद उसकी मोटिवेशन निकिता के कोई काम नहीं आई। इतनी देर धूप में दौड़ने की वजह से निकिता को चक्कर आए और वो वहीं गिर पड़ी।
मंदिरा ने अपना सर पकड़ लिया। इतने से में इसका ये हाल है, इसका क्या होगा पता नहीं। चीफ ने इसमें क्या देखा कि इसे इतना बड़ा काम सौंप दिया। मंदिरा ने निकिता को उठाया और घर ले आई। वो अभी भी बेहोश थी। मंदिरा ने उस पर पानी की बूंदें मारी। निकिता को अब होश आ रहा था, पर सामने मंदिरा को देख वापस बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी। अगर मैं उठी तो ये मुझे वापस दौड़ाएगी, निकिता ने मन में सोचा। मंदिरा उस पर पानी की बूंदें मार रही थी, पर काफी देर तक जब निकिता नहीं उठी तो मंदिरा ने चीफ को फोन कर दिया। मंदिरा को लग रहा था कि निकिता सीरियस है। थोड़ी देर में चीफ आए। निकिता ने धीरे से आंखें खोली और चीफ को देख ऐसे रिएक्ट किया जैसे अभी अभी होश आया है। मंदिरा को निकिता को होश में आते देख सुकून मिला। चीफ उसकी ये हरकत समझ गए, पर उन्होंने मंदिरा के सामने कुछ नहीं बोला। पर मंदिरा के जाते ही निकिता पर चिल्ला पड़े, ये क्या हरकत थी, अब तुम बेहोश होने का नाटक भी करने लगी। निकिता तो चीफ को खुद के ऊपर चिल्लाते देख काफी डर गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कुछ पता है तुम कितने बड़े मिशन पर जा रही हो, कितने लोगों की जान खतरे में है, तुम हमारे देश को क्या बचाओगी, तुम्हें जाना था ना, जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें समझा था, सोचा था तुम देश के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करने वाले लोगों में से हो, पर नहीं, चाहे कुछ भी हो तुम्हें अपना आराम चाहिए। चीफ गुस्से में पलट गए। निकिता की आंखों में आंसू आ गए। सॉरी चीफ अंकल, कल से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आलस छोड़ दूंगी। चीफ पलटे, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता था, पर तुमने हरकत ही कुछ ऐसी कर दी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। लाखों करोड़ों लोगों की जान खतरे में है, उन सब की जान सिर्फ तुम बचा सकती हो। अगर तुम ही इस तरह का बचप ना करोगी तो ये मिशन शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। निकिता ने अपने आंसू साफ कर हाँ ने सर हिला दिया। मैं देश को बचाऊंगी चीफ अंकल, आज के बाद मुझसे कोई गलती नहीं होगी। चीफ ये सुन मुस्कुराकर, मुझे तुमसे यही सुनना था, अब तुम आराम करो, बहुत थक गई होगी तुम। निकिता ने हाँ में सर हिला दिया और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। चीफ, पता नहीं वहाँ पाकिस्तान में उस जाबाज एजेंट के साथ क्या हो रहा होगा। डर तो इस बात का है कहीं उसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। वो मर जाएगा पर किसी को कुछ नहीं बताएगा। पाकिस्तान, लाहौर। एक अंधेरी जगह पर कुछ पाक आर्मी ऑफिसर लाठियां बरसा रहे थे। एक आदमी को बांधा हुआ था, उसका पूरा शरीर लहूलुहान था। इतनी मार के बाद भी उसके मुंह से एक सिसकी भी नहीं निकल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। एक आर्मी ऑफिसर ने उसके बाल पकड़ते हुए खींचा। तुमने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है, हमारे ही मुल्क में हमारे ही बीच रहकर तुमने हमारी खुफिया दस्तावेज और हमारे कितने ही इम्पोर्टेंट डाटा तुमने अपने मुल्क को दे दिए। अब बता तूने क्या क्या बताया है अपने मुल्क को, डोट और दस्तावेज कहाँ छुपा कर रखा है तुमने। इतना कह वो उसे फिर से पीटने लग जाता है। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने जो कुछ किया अपने देश के लिए किया, अब तुम सब मुझे मार भी दो तब भी मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं उगलवा पाओगे। उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसकी शरीर की ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां घाव नहीं थे। तभी उस ऑफिसर ने उस एजेंट के शरीर पर लोहे की गर्म सलाखें दाग दी। वो चीख पड़ा, पर फिर वो हंस रहा था। तुम मुझे तड़पा सकते हो, मेरे शरीर का एक एक बूंद कतरा निकाल लो, पर अगर मैं मर गया तो तुम्हें तुम्हारे दस्तावेज कभी नहीं मिलेंगे। मार दो मुझे। वो आर्मी ऑफिसर पीछे हट गए। हम इसे अभी मार नहीं सकते। वो ऑफिसर बाहर चले गए। वो एजेंट सिर्फ एक ही बात चिल्ला रहा था, तुम सब मुझे मार सकते हो, पर मेरी देशभक्ति को नहीं। मैं तो मर जाऊंगा, पर फिर कोई और देशभक्त आएगा जो तुम जैसे रावणों की लंका को जलाकर खाक कर देगा। वो फिर से हंसने लगा। उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उसे उल्टा लटकाया गया था। उसके शरीर से खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। वो कितने दर्द में था सिर्फ वो ही बता सकता है, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। आज के लिए इतना ही। चैप्टर 6, द रॉ एजेंट। अगले दिन निकिता खुद ही उठ गई और उसे इतनी मेहनत से दौड़ते देख मंदिरा खुद भी हैरान थी और खुश भी। उसके बाद निकिता को उर्दू सीखने के लिए कुछ बुक्स लाकर दी। मंदिरा, अब तुम्हें उर्दू बोलनी आनी चाहिए, तुम इन बुक्स को पढ़ो, तब तक मैं बाहर का सेटअप देख कर आती हूँ। जैसा मैं चाहती थी वैसा हुआ या नहीं। असल में बाहर निकिता की शूटिंग प्रैक्टिस के लिए घर के अंदर ही कुछ रबर के पुतले लेकर आई थी और उसके पीछे लोहे को दीवारें बना दी थी, ताकि अगर गलती से निशाना चूक भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चीफ ने जो जिम्मेदारी मंदिरा को दी थी, मंदिरा अच्छे से निभा रही थी। अभी तो निकिता का रहन सहन का ढंग सब बदलना था और ये मंदिरा अच्छे से जानती थी उसे ये सब कैसे करना है। निकिता भी पूरी मेहनत कर रही थी, शायद चीफ की डांट का असर था। कुछ देर बाद मंदिरा निकिता को नीचे लेकर आई। हॉल का नजारा ही बदला हुआ था, चारों तरफ लोहे की दीवारें। निकिता तो बस देखती ही रह गई। मंदिरा, पहले मुझे तुम्हारा बेसिक निशाना चेक करना है। उसने उसे 2 डांट दिए और सामने लगे डांट बोर्ड के बीचों बीच मारने के लिए कहा। निकिता ने पहला डांट लिया और उस डांट बोर्ड पर निशाना साधा। वो काफी देर तक ऐसा ही करती रही। मंदिरा, निशाना लगाओ। निकिता, कितना वक्त हो गया है, इतने समय में तो दुश्मन तुम्हें पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगे और तुम निशाना लगाती रह जाना। निकिता ने एक आंख बंद करते हुए कहा, मैं अपना ध्यान केंद्रित कर रही हूँ मैम, अब देखना।
निकिता ने उस डांट को फेंका और वो सीधा दीवार से टकरा कर नीचे गिर गया। मंदिरा, ये देख, दीवार पर नहीं मारना है। इतना कह उसने एक डांट लिया और सीधे डांट बोर्ड की तरफ मारा। डांट बिल्कुल सीधे डांट बोर्ड के बीचों बीच जा लगा। ऐसे करना है तुम्हें, मंदिरा ने निकिता से कहा। निकिता ने बिल्कुल वैसे ही किया, पर निशाना चूक गया। मंदिरा, अपने हाथ फोल्ड करती है। पता चल गया मुझे, तुम्हारा निशाना बहुत बेकार है। मंदिरा बहुत सारे डांट ले आई और वहां टेबल पर उसके आगे रख दिया। जब तक तुम सही निशाना नहीं लगा लेती तब तक तुम्हें गन चलानी नहीं सिखाई जाएगी। तुम्हारा कंसेंट्रेशन पावर बहुत वीक है। जब तक डांट बीचों बीचों नहीं लगता लगी रहो। निकिता ने बेचारी सी शक्ल बना ली, पर मंदिरा ने उसे इग्नोर किया और वहां से ऊपर चलो गई। शाम हो चुकी थी। पूरा डांट बोर्ड डांट से भर चुका था, पर एक भी डांट बीचों बीच नहीं लगा। निकिता परेशान होकर बैठ गई। मुझे मेरे देश के लिए कुछ करने का इतना बड़ा मौका मिला है और मैं थक रही है। नहीं, मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। निकिता ने डांट उठाया और डांट को अपने उल्टे हाथ में पकड़ लिया। बचपन में जब भी मैं आम तोड़ती थी, इसी हाथ से पत्थर उठाकर मारती थी। निशाना इतना अच्छा होता था कि आम टूटकर नीचे गिर पड़ता था। आज भी इसी हाथ से निशाना लगाऊंगी। उसने अपने उल्टे हाथ से निशाना लगाया और निशाना सीधे डांट बोर्ड के बीचों बीच जा लगा। ये देख निकिता चिल्ला पड़ी और खुशी से नाचने लगी। उसकी आवाज सुन मंदिरा नीचे आई। निकिता, देखिए मैम, मैंने निशाना बिल्कुल बीचों बीच लगाया है। मंदिरा को विश्वास नहीं हो रहा था। तुम एक बार फिर से निशाना लगाओ। निकिता ने उसकी बात मान उल्टे हाथ से डांट पकड़ा और निशाना लगाया और निशाना सीधे डांट बोर्ड के बीचों बीच जा लगा। ये देख एक बार फिर से निकिता खुशी के मारे उछल पड़ी। मंदिरा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तुम अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकती हो, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मंदिरा निकिता के पास आई। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम किसी को भी अपने दोनों हाथों का एक साथ इस्तेमाल कर सकने वाली बात तुम किसी को नहीं बताओगी। इसे सीक्रेट ही रहने दिया जाए तो हो अच्छा है। निकिता ये सुन मंदिरा की तरफ हैरानी से देख रही थी। पर क्यों मैम? मंदिरा, वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब ज्यादा सवाल नहीं। वैसे भी मुझे सिर्फ एक हफ्ता मिला है, उसमें से 2 दिन तुम बर्बाद कर चुकी हो, तो बचे 5 दिन। इन 5 दिनों में मुझे तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग करवानी है ताकि तुम वहाँ सरवाइव कर सको। और अब ये लो गन। इतना कह मंदिरा ने गन निकिता के हाथ में पकड़ा दी। निकिता अपने हाथ में गन देखकर काफी डर गई। मंदिरा उसे लोहे की दीवार के आगे लगे रबर के पुतलों पर गोली चलाने की कही। निकिता ने गन अपने दोनों हाथों से पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। मंदिरा, डरो मत, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, तुम अच्छा करोगी। निकिता से सही से गन भी नहीं पकड़ी जा रही थी। उसने किसी तरह निशाना लगाया। उसका पहला निशाना चुका। मंदिरा, कोई बात नहीं, मेरा भी पहला निशाना बिल्कुल सही नहीं लगा था, फिर से कोशिश करो। निकिता ने अपने दोनों हाथों से गन को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में जमुना और जगत की कही हुई बातें घूम रही थी। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुम्हें जो रिश्तेदार निकम्मी बेकार कहते थे, आज वही तेरी तारीफ कर रही हैं। तूने हमारी नाक ऊंची कर दी। निकिता ने अपनी आंखें खोली और अपनी नजरें उस पुतले के दिल पर जमाई और निशाना लगा दिया। गोली इस पुतले के दिल पर ही लगी थी। मंदिरा ने निकिता के लिए तालियां बजाईं। रोज प्रैक्टिस करोगी तो और अच्छी हो जाएगी। कुछ देर बाद मंदिरा उसे बंगले के दूसरे कोने पर बने एक कमरे के अंदर ले गई। वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स थे जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ये वो जगह है जहां से चीफ को तुम्हारी दी हुई इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स के जरिए मिलेगी। ये कोई मामूली कंप्यूटर्स नहीं है, ये आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी हाईटेक है। अब मैंने रॉ छोड़ दिया है, पर पहले में भी एक रॉ एजेंट थी। उसने एक फोन निकाला जो काफी पुरानी टेक्नोलॉजी का था, जिसमें हम सिर्फ मैसेज और कॉल ही कर सकते थे। ये फोन ट्रेस नहीं हो सकता। तुम इससे जैसे चाहो वैसे बात कर सकती हो। तुम जैसे ही किसी को कॉल लगाओगी या मैसेज भेजोगी, वो इन कंप्यूटर्स पर आ जाएगा। निकिता सब ध्यान से सुन रही थी। मंदिरा ने उसे उस फोन के लास्ट में लगा एक लाल बटन दिखाया। अगर तुम किसी खतरे में हो तो इसे दबा देना। बाकी के रॉ एजेंट तुम्हारी मदद के लिए तुम तक पहुंच जाएंगे। या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुम देना चाहती हो पर किसी कारण से दे नहीं पा रही है, तो ये ग्रीन बटन दबा देना। मंदिरा ने उन कंप्यूटर्स की तरफ इशारा किया और कहा, इन पर बीप की आवाज आएगी जिससे हम सब अलर्ट हो जाएंगे। निकिता, ओके मैम, पर एक सवाल पूछ सकती हो? मंदिरा, पूछ सकती हो, पर उर्दू में। निकिता ये सुन परेशान हो गई। मैंने आज ही तो उर्दू पढ़ने लगी हूँ, मुझे उर्दू कैसे आएगी? मंदिरा, तुम अब से कुछ भी बोलोगी उर्दू में ही बोलोगी। पाक में जैसा रहन सहन है तुम्हें वैसे ही रहना है। निकिता कुछ सोचते हुए, मोहतरमा, मैंने ये शब्द पढ़ा था, इसे कोई लेडी के लिए यूज करते हैं ना? निकिता को अभी कुछ याद नहीं आ रहा था। मैम, मेरी और पढ़ाई की पिछले जन्म से दुश्मनी चली आ रही है। मैं जो भी पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ। निकिता अपना सर पकड़ लिया। मंदिरा ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, हर काम को सीखने के लिए उसे पर्याप्त समय देना जरूरी होता है, जो तुमने कभी अपनी पढ़ाई को नहीं दिया। पर अगर थोड़ी मेहनत करोगी तो ये लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं है। अगर कुछ वर्ड्स को छोड़ दे तो ये लगभग हिंदी जैसी ही है। बस थोड़ा अदब से बोलो। एक सलीका होता है जो तुम्हें सीखना जरूरी है। आज के लिए इतना काफी है, अब आराम करो तुम।
इतना कहकर मंदिरा चली गई। निकिता सोच में पड़ गई, ये सलीका कैसे होता है। उसने उर्दू डिक्शनरी निकाली और उस वर्ड का मीनिंग ढूंढने लगी। आखिर उसने अर्थ ढूंढ ही लिया और फिर शीशे के सामने गई। मैं अपना हर काम सलीके से करना जानती हो, इसका मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका या ढंग। निकिता पूरी रात प्रैक्टिस करती रही। इतना तो उसने अपने 12th के एग्जाम में नहीं पढ़ा था जितना वो यहाँ पढ़ रही थी। निकिता ने फिर कुछ वर्ड ढूंढे और थोड़ी अदा से, मोहतरमा अपनी तमीज और लहजे में रहिए, एहतियात बरतिए, आप जैसी खातून और ये लहजा। निकिता खुशी से उछल पड़ी। कुछ दिनों तक उसकी ऐसे ही ट्रेनिंग चलती रही। उसने मंदिरा से हर वो चीज सीख ली थी जो उसके काम आने वाली थी। उसने सब कुछ सिखा सिवाय एक चीज के, वो चिकन नहीं खा सकती थी। मंदिरा ने उससे बहुत कहा पर वो नहीं मानी। मैं ये नहीं खाऊंगी। उस बेचारी मुर्गी को मारकर उसे पकाकर उसकी तंदूरी बना ली तुम लोगों ने। अगर मैं खाऊंगी तो रात को उसकी आत्मा मुझे मार डालेगी। मंदिरा, एक बार चख कर देखो, इंडिया में लगभग आधा भारत चिकन तो खाता ही है, ये बहुत आम बात है। निकिता, हम बाकी के बचे हुए आधे भारत में आते हैं, हमें नहीं खाना। बहुत कोशिशों के बाद भी जब निकिता नहीं मानी तो मंदिरा को हार माननी पड़ी। इसी तरह निकिता की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और अब वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में थी। उसके आगे कमिश्नर आर्मी के उच्च अधिकारी और चीफ भी थे। उसके नकली पासपोर्ट निकिता को देते हुए चीफ ने कहा, आज से तुम इनायत अली हो, अपने नाम को याद रखना। निकिता ने हाँ में सर हिलाया। तुम यहाँ से पहले कश्मीर जाओगी और फिर पाकिस्तान। तुम्हारी पहचान एक पाकिस्तानी की है, कोई कुछ पूछे तो ये डॉक्यूमेंट्स दिखा देना। कमिश्नर आगे आए, ये रहा तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर, अब तुम एक डॉक्टर हो। निकिता ये सुन हैरान रह गई, मैंने तो कोई एग्जाम भी नहीं दिया। वो आर्मी ऑफिसर आगे आया, तुम्हें सुरक्षित पाकिस्तान पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, पर उससे आगे तुम्हें ही खुद को संभालना होगा। चीफ ने सबको थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। सब बाहर चले गए। मैं जानता हूँ तुम इस समय बहुत नर्वस हो, इसलिए एक आखिरी बार अपने पेरेंट्स से बात कर लो। इसके बाद तुम्हारा फोन हमारे पास रहेगा। तुम अब ये पुरानी टेक्नोलॉजी का फोन रखोगी, इससे तुम अपने परिवार को फोन नहीं कर सकती। इसका इस्तेमाल सिर्फ तुम तभी कर सकती हो जब तुम्हें हमसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी हो। तुम पाकिस्तान जाओगी तब तुम्हें नया फोन और नई सिम मिल जाएगी। तुम्हें अपने परिवार से सभी कनेक्शन काटने होंगे। निकिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मम्मी को फोन किया। उसे बहुत रोना आ रहा था पर किसी तरह उसने खुद को रोका। जमुना, क्या हुआ बेटा, क्यों फोन किया? निकिता, आज आपकी बहुत याद आ रही थी। ये सुनकर जमुना हैरान रह गई। उसने फोन को अपने कान से लगाया और बाहर जगत और निखिल के पास आ गई और स्पीकर ऑन कर दिया। आज आपकी बेटी को मेरी याद आ रही है, जरा अपने पापा को भी बोल कि तुम्हें मेरी याद आ रही है। निकिता मुस्कुरा दी, हाँ पापा, मुझे सच में मम्मी की बहुत याद आ रही है। जगत ने अपना मुंह बना लिया, सिर्फ मम्मी की ही याद आ रही है? आजकल तो सबको मम्मी की ही याद आती ही। निकिता हंस पड़ी, नहीं पापा, आपकी भी बहुत याद आती है। निखिल अच्छे से पढ़ रहा है ना पापा? जगत, तू खुद ही बात कर ले। निखिल, हाँ दीदी, एकदम बढ़िया पढ़ाई चल रही है। मेरी दीदी, आप जब आओगी ना, मेरे लिए रिमोट वाली कार लेकर आना और चॉकलेट भी। निकिता, अच्छे से पढ़ेगा तभी, फिर कुछ सोचकर अगर मैं ना आ पाई तो किसी और के हाथ भिजवा दूंगी। पापा मम्मी, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, मैं अब बहुत बिजी होने वाली हूँ। बहुत काम है ना यहाँ, तो शायद 1 या 2 महीने आपसे बात ना कर पाऊँ, आप बुरा मत मानिएगा। जमुना, मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, कोई बात नहीं। जगत, पर जल्दी आ जाना बेटा। निखिल, साथ में मेरी कार और चॉकलेट भी लेकर आना। निकिता ने फोन काट दिया। उसने अपने आंसू पोंछे और फोन चीफ को दे दिया। चीफ, तुम्हारा परिवार बहुत भाग्यशाली है जो उन्हें तुम जैसी बेटी मिली। निकिता मुस्कुरा दी, अब चीफ अंकल, आपने कहा था कि जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब आप अपना नाम बताएंगे। चीफ ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुरा दिए, अब्दुल रहमान कुरैशी। अब तुम अपना नाम बताओ। निकिता मुस्कुरा दी। निकिता एकदम स्ट्रेट खड़ी हुई। डॉक्टर इनायत अली। उसकी आंखों में एक चमक थी। अब ये देखना था कि उसकी ये चमक कब तक बरकरार रहती है। क्या वो हर खतरे का मुकाबला कर पाएगी? पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनकर रहना इतना आसान तो नहीं होने वाला है। निकिता के लिए जानने के लिए पढ़ते रहिए। चैप्टर 7। निकिता अपना भेष बदल कश्मीर पहुंच चुकी थी। अब उसे कश्मीर से पाकिस्तान जाना था। अब इनायत के रूप में उसे पाकिस्तान जाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इंडियन आर्मी ने उसकी मदद की। किसी को भी उसने अपने ऊपर शक नहीं होने दिया। आखिरकार वो लाहौर पहुंच ही गई। वो उस हॉस्पिटल पहुंची जहां उसकी ज्वाइनिंग होने वाली थी। था तो वो एक छोटा सा हॉस्पिटल पर पाक आर्मी के बेस कैंप के सबसे करीब था, इसलिए वहां से आर्मी पर नजर रखना सबसे आसान था। साथ ही पाक आर्मी ऑफिसर नजदीक होने के कारण उसी हॉस्पिटल में आते थे। वहां के चीफ डॉक्टर असीम खान ने उनका स्वागत किया। वेलकम डॉक्टर इनायत अली, हम सब आपका ही वेट कर रहे थे। निकिता मुस्कुराई। उसे अच्छे से पता था अब उसे क्या करना है। जी शुक्रिया, पर जनाब, हमने आपको इतना भी वेट नहीं करवाया। असीम हंस पड़ा, आप काफी मजाकिया है।
चलिए हम साइन कर देते हैं आपके ज्वाइनिंग लेटर पर। निकिता मन में, मैंने क्या मजाक किया, मुझे खुद पता नहीं मुझे क्या करना, यही सोचकर वो डॉक्टर असीम के पीछे चली गई। असीम ने उसके ज्वाइनिंग लेटर पर साइन कर दिया। आज से आप हमारे इस आर्मी हॉस्पिटल का हिस्सा हुई। निकिता बस मुस्कुरा दी। निकिता को अच्छे से समझ आ रहा था कि असीम उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। इतनी अजीबोगरीब बातें, निकिता को चिढ़ मच रही थी, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी सिवाय मुस्कुराने के। आज का दिन तो निकिता का ऐसे ही गुजर गया। अगले दिन निकिता आर्मी कैंप पर नजर बनाए हुए थी। अब उसे किसी तरह उस एजेंट को ढूंढना था जिसे यहाँ कैद कर रखा गया था। उसकी नजर आर्मी कैंप पर ही थी, तभी सामने से आती रुखसार से टकरा गई। रुखसार और निकिता गिर पड़ी। रुखसार, कौन है ये खबीज की औलाद, हमारे नए कपड़ों का कीमा बना दिया। रुखसार ने गुस्से में निकिता की तरफ देखा। निकिता उसे उठाते हुए, हमें मुआफ करना, हम इनायत अली, यहाँ हमारी कल ही ज्वाइनिंग हुई है। ये सुन रुखसार का गुस्सा हवा हो गया। हम रुखसार है, यहाँ की हेड नर्स। वाह, हम अकेले यहाँ बोर हो गए थे, अब से आप होंगी तो हमें थोड़ा आराम मिलेगा। निकिता का ध्यान रुखसार की बातों से ज्यादा चहलकदमी कर रहे पाक आर्मी जवानों पर था। जब रुखसार ने ये देखा तो वो गलत समझ बैठी। वो धीरे से निकिता के करीब आई और उसके कान में कहा, अगर आपको पसंद है इनमें से तो हमें बोलिए, हम सर से मंजूरी ले आपकी एक बार मुलाकात करवा सकते हैं। निकिता को तो यही चाहिए था। रुखसार, अगर आप हमारी हेल्प करेंगी तो हमारी मुलाकात हो सकती है। रुखसार ने ये सुना तो वो बहुत खुश हुई। रुखसार ने असीम से परमिशन ली और निकिता को आर्मी कैंप ले गई। निकिता अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ा रही थी, पर उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी जहां उस जाबाज रॉ एजेंट को छुपाया जा सकता था। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वो यहाँ सबसे घुल मिल जाए तो कोई भी उस पर शक नहीं करेगा और वो आराम से यहाँ आ जा सकती है। उसने सबसे अच्छे से बात की। उसकी पूरी कोशिश रही कि वो सबको खुद पर भरोसा दिला सके। उसने दिन में तो कुछ नहीं किया, पर रात में उसने मास्क पहना, अपनी गन पकड़ी, उसने बिल्कुल ब्लैक कपड़े पहन लिए। वो धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ी। सामने कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे। निकिता वही छुप गई। निकिता मन में, कभी नहीं सोचा था इस तरह गन पकड़ में पाकिस्तान आर्मी की आंखों में धूल झोंकने निकल पड़ूंगी, पर ये मुझे नहीं जानते। मैं आज पता लगा कर रहूंगी कि वो रॉ एजेंट कहाँ होगा। मुझे उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है और चीफ अंकल को देनी है। उसके बाद वो एजेंट जाने और चीफ जाने, मुझे मेरे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और मैं आराम से अपनी फैमिली के साथ रहूंगी। उसने गन अपने उल्टे हाथ में पकड़ी और पीछे झाड़ियों की तरफ निशाना लगा दिया। आवाज सुनकर पूरी पाक आर्मी अलर्ट हो गई और बेस कैंप में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ का फायदा उठा वो बेस कैंप के अंदर चली गई और छुपने के चक्कर में एक कमरे के अंदर चली गई। सामने देख उसकी आंखें चौड़ी हो गई। पाक आर्मी के सैनिकों ने उस पर गन तान दी। सामने ही वो रॉ एजेंट बंधा पड़ा था। वो लोग किसी को बुलाते इससे पहले ही निकिता ने उन पर गोली चला दी। वो वही ढेर हो गए। निकिता भागते हुए उस एजेंट के पास पहुंची। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे परिवार को छोड़कर यहाँ पाकिस्तान आना पड़ा। कैद होना ही था तो इन्फॉर्मेशन देकर कैद होते। वो रॉ एजेंट काफी घायल था। मुझे जल्दी खोलो वरना वो लोग आ जाएंगे। निकिता ने अपने पैर में बंधा चाकू निकाला और उसकी रस्सी खोल दी। वो सीधा नीचे गिर पड़ा। निकिता ने अपना सर पकड़ लिया। मैं इसे कैसे लेकर जाऊं, बाहर आर्मी है। तभी उसकी नजर उन पाक आर्मी ऑफिसर पर गई जो नीचे गिरे पड़े थे। उसने उनके कपड़े पहन लिए और उस एजेंट को भी पहना दिए। उसने अपना चेहरा अभी भी ढक कर ही रखा था। वो धीरे से बाहर आई। उसने उस एजेंट को पकड़ रखा था। वो अभी भी बेहोश था। आर्मी ने उसे देखा तो रोक लिया, पर वो उसे पहचान नहीं पाया। कहाँ जा रहे हो और इस कमबख्त को अब क्या हुआ? निकिता अपनी आवाज थोड़ी भारी कर, इनकी तबीयत नासाज है, हम इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर आ रहे हैं। इतना कह निकिता आगे बढ़ गई। वो आर्मी ऑफिसर सोचता रह गया, आखिर इसकी आवाज को क्या हुआ। तब एक सैनिक आया और उस ऑफिसर से चिल्लाते हुए बोला, कैदी भाग गया, हमारे कुछ सैनिक मारे गए। ये सुन वो ऑफिसर पीछे मुड़ा और उस तरफ देखने लगा जहां से निकिता गई थी। उसने सभी आर्मी ऑफिसर को आवाज दी, कमख्तो कहाँ मर गए, अभी अभी यहाँ से जो शख्स निकला वो कैदी को ले भागा, पकड़ो उसे, जाकर बचने ना पाए। सभी सैनिक निकिता के पीछे लग गए निकिता को ढूंढने। निकिता किसी तरह उस रॉ एजेंट को ढूंढ अपने घर लेकर आ गई, पर वो जानती थी कि जल्दी ही पाक आर्मी के सैनिक यहाँ आकर पूरे घर की छानबीन जरूर करेंगे। पर वो एजेंट इस हालत में भी नहीं था कि वो कहीं जा सके, इसलिए उसने उसे अपने बेड के नीचे छुपा दिया। थोड़ी देर में पाक आर्मी सैनिक आए और दरवाजा खटखटाया। निकिता काफी डर गई थी। अगर किसी को पता चल गया तो यही तेरी समाधि बना देंगे, ऊपर से मेरी समाधि पर कोई फूल डालने भी नहीं आएगा, बचा लेना भगवान। उसने खुद को शांत किया और अपने कपड़े बदल दरवाजा खोला। जी आप। उसने उसे रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उनमें से एक सैनिक बोला, हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। निकिता, बेशक लीजिए, तलाशी पर क्यों। अंदर ही अंदर निकिता काफी डरी हुई थी। सैनिकों ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके घर को चेक करने लगे। उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्हें कोई नहीं मिला। वो बेड के नीचे झांकते इससे पहले ही निकिता ने रोने की एक्टिंग शुरू कर दी।
जनाब, हम तो समझते थे पाक आर्मी बड़ी शरीफ होती है, औरतों की इज्जत करती है, पर यहाँ रात में एक कमशीन जवान लड़की के घर में ऐसे चले आए। वो सब ये सुन काफी शर्मिंदा हो गए और चुपचाप चले गए। उनके जाने के बाद निकिता ने दरवाजा बंद कर दिया और खुशी से उछल पड़ी। उस एजेंट को होश आ रहा था। वो धीरे से बेड के नीचे से बाहर निकला। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, जो उसके लिए बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन था। वो धीरे से बेड पर बैठ गया। निकिता को उस पर बहुत दया आ रही थी। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आई और उसके घावों की मरहम पट्टी कर दी। अब आप ठीक तो है? उस एजेंट ने निकिता से पूछा। तुम कौन हो और तुम मुझे बचाकर क्यों लाई? निकिता, मैं इनायत अली हूँ और मुझे चीफ ने भेजा है। उसने अपना सर झटका। शायद उसकी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो वहीं लेट गया। निकिता उससे उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछना चाहती थी। आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको चीफ को देनी थी, वो कहाँ है? ये सुन उसने अपनी आंखें खोल ली और खड़ा हो गया। तुम मारी जाओगी अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो। वो दस्तावेज अब मेरे पास नहीं है। ये सुन निकिता हैरान रह गई। उसने अपना सर पकड़ लिया। दस्तावेज तुम्हारे पास नहीं है तो किसको दे दिए तुमने? वो अपना सर पकड़ यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगी। उसने सोचा था कि इस एजेंट को पकड़ जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी वो चीफ को देकर 1 करोड़ रुपए लेकर अपने परिवार के पास चली जाएगी, जहाँ सब उसका इंतजार कर रहे हैं। यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे। पहले मैंने जो कमिटमेंट की है उसे पूरा करना होगा। निकिता की नजर उस एजेंट पर गई जो लगभग बेहोश ही होने वाला था। उसने अपना सर पकड़ रखा था। वो किचन में गई और उसके लिए पानी ले आई और उसे थमाते हुए कहा, तुमने जिसको भी दस्तावेज दिए हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे अभी के अभी बता दो, वरना। निकिता ने उस पर गन तान दी, पर वो फिर भी आराम से पानी पी रहा था। निकिता, मैं सच में गोली मार दूंगी। उस रॉ एजेंट ने पानी का गिलास टेबल पर रखा, फिर पलक झपकते ही निकिता से उसकी गन छीन उसी पर ही तान दी। निकिता को तो समझ ही नहीं आया ये सब कैसे हुआ। मैं आजाद, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे इतना तो मालूम पड़ गया है कि तुम एक आम लड़की हो जिसे चीफ ने रॉ एजेंट बन मुझे बचाने के लिए भेजा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मनमानी करोगी। तुमने मुझे बचाया, इसके लिए थैंक्स। वो आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ा। निकिता पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर वो इन्फॉर्मेशन इस एजेंट ने कहाँ छुपाई होगी। उसे हॉस्पिटल भी जाना था, पर वो एजेंट अभी भी बेहोश था। उसे डर था कि कहीं ये भाग ना जाए, नहीं तो वो उसे कहाँ ढूंढेगी। इसलिए उसने ताला लगा दिया और हॉस्पिटल चली गई। हैरानी की बात तो ये थी, हमारी डॉक्टर, जिसे डॉक्टर शब्द के अलावा कुछ आता नहीं, कल उसने जिन आर्मी ऑफिसर को गोली मारी थी, आज वो मुर्दा घर में थे। सिर्फ एक सैनिक बचा था जो आईसीयू में था। उसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी डॉक्टर इनायत अली को दी गई थी। वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई। उसने किसी तरह गोली निकाली, पर उसके आगे क्या करना था उसे आता ही नहीं था। निकिता मन में, इसका बचना जरूरी था क्या? अब मुझे इसका ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तभी चीफ डॉक्टर असीम अंदर आए। निकिता, हम जा रहे हैं, हमारी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है, आप बचा हुआ ऑपरेशन कंटिन्यू कीजिए। निकिता ने झूठी तबीयत खराब होने का नाटक किया। असीम थोड़ी चिंता दिखाया है, आप जाकर आराम फरमाइए, हम देख लेंगे। निकित को तो बस यही सुनना था। वो वहां से भाग गई। वो घर आई। उसने ताला खोला, पर अंदर आजाद को ना पाकर परेशान हो गई। उसने चारों तरफ देखा। उसकी नजर ऊपर की खिड़की पर गई जो खुली हुई थी। वो भाग गया। मैं जानती थी ऐसा ही होने वाला है। उसके बिना तो मैं इंडिया जा नहीं सकती। हे भगवान, क्या पाप कर दिया मैंने जो तू ऐसे सजा दे रहा है। तभी उसकी नजर पानी के गिलास के नीचे रखे कागज पर गई। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगी। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स, पर मुझे जाना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ करना है। हमारा भारत खतरे में है। पाक आर्मी के चीफ जियाकत शेख और आतंकवादी गाजी मोहम्मद हमारे भारत के खिलाफ कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो हमारे भारत को तबाह कर सकता है। तुम्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं जानता हूँ उसमें कुछ ऐसा है जो पाकिस्तान के काले कारनामे और उनके खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर सकता है। मैं वापस आऊंगा, तब तक आर्मी चीफ जियाकत शेख से अपनी जान पहचान करो। कुछ ऐसा करो कि वो तुम पर भरोसा करने लगे और तुम्हें सब कुछ बता दे। हमारा काम आसान हो जाएगा। निकिता ने गुस्से में कागज को फाड़ कर फेंक दिया। वो आर्मी चीफ है, उसे बात करना तो दूर, मैंने तो उसे अब तक देखा तक नहीं है। जान पहचान तो लगभग नामुमकिन है। निकिता ने अपना सर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कर। चैप्टर 8। निकिता अपने घर पर परेशान सी बैठी सोच रही थी कि वो ये सब कैसे करेगी। वो अपने घर को ताला लगा लाहौर की गलियों में निकल आई। उसे पानी पूरी खाने का मन कर रहा था। तभी उसे एक रेस्तरां नजर आया जिसके ऊपर लाहौरी गोलगप्पे लिखा हुआ था। निकिता खुशी से उछल पड़ी। आज तो जमकर गोलगप्पे खाऊंगी। वो अंदर जाती इससे पहले ही वो सामने से आते एक बुढ़े व्यक्ति से टकरा गई। लंबी लंबी सफेद दाढ़ी मूछें, हाथ में लाठी। उसने धीरे से निकिता को फोन पकड़ाया। ध्यान से सिर्फ यहाँ कर लिए है, कुछ भी गड़बड़ मत करना।
और खांसते हुए आगे निकल गया। निकिता ने उस फोन को देखा, तभी उसे चीफ की बात याद आ गई। पाकिस्तान पहुंचते ही तुम्हें नई सिम और नया फोन दोनों मिल जाएंगे। निकिता ने उस फोन को अपने पर्स में डाला और अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ गई। उसने जल्दी से 10 प्लेट गोलगप्पे ऑर्डर किए। आज तो पेट भरकर खाऊंगी, कितने दिन हो गए गोलगप्पे नहीं खाए। उसके सामने 10 प्लेट गोलगप्पे ला दिए गए। ये गोलगप्पे थोड़े अलग थे, इनकी तो अच्छी तरह से प्लेटिंग भी की गई थी। निकिता ने एक एक कर खाना शुरू किया। लगभग 10 मिनट में सब 10 प्लेट गोलगप्पे खा लिए, पर उसका मन अभी भी नहीं भरा था। उसने और 10 प्लेट गोलगप्पों का ऑर्डर किया। कोई था जो उस पर काफी समय से नजर रख रहा था। लंबी काली दाढ़ी, पठानों जैसे कपड़े। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और निकिता की टेबल पर आकर बैठ गया। वेटर और 10 प्लेट गोलगप्पे ले आया। गोलगप्पों के चक्कर में निकिता ने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसके सामने बैठा है। उसने खाने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उस शख्स ने उसका हाथ पकड़ गोलगप्पा छीन वापस प्लेट में रख दिया। ये देख निकिता को बहुत गुस्सा आया। उसने एक थप्पड़ उस गाल पर रसीद कर दिया, जिससे सबका ध्यान उस तरफ चल गया। बेहा बेशर्म, एक अकेली लड़की देखी नहीं की शुरू हो गए। वो शख्स अपना गाल मलते हुए बाहर चला गया। निकिता वापस अपनी टेबल पर बैठ गई और जमकर गोलगप्पे खाए। अब आ गया आइडिया, अब ये गोलगप्पे ही जियालत अली से मेरी मुलाकात करवाएंगे। यही कहते हुए उसने एक और गोलगप्पा अपने मुंह में भर लिया। उसने बाकी के गोलगप्पे पैक करवा लिए और सीधा आर्मी के बेस कैंप की तरफ गई। उसने सबको गोलगप्पे खिलाए। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछे, निकिता ने आखिर अपना पहला दाव चला। सबने हमें सर हिला दिया। हम ये लजीज गोलगप्पे हमारे आर्मी चीफ को भी खिलाना चाहते हैं। वो इस वक्त कहाँ मिलेंगे। ये सुन सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आपस में खुसर फुसर करने लगे। उनमें से एक बोला, आपने हमें अपने हाथों के इतने लजीज गोलगप्पे खिलाए तो हम आपको बता देते हैं। निकिता मन में, इन्हें गलतफहमी हो गई है, ये मेरे बनाए हुए हैं तो गलतफहमी रहने देते हैं। वो पाक सैनिक बोला, वो काफी दिनों से बाहर गए हुए हैं, पर कल यहाँ आएंगे, तब आप दोबारा अपने हाथों से गोलगप्पे बनाकर उन्हें चखा सकती है, और इसके लिए आपका शुक्रिया। निकिता, इनायत नाम है हमारा, आप हमें इनायत बुला सकते हैं। निकिता ने मन ही मन खुद के दिमाग की दाद दी और थोड़ी देर हॉस्पिटल में रुक अपने घर चली आई। अगले दिन वो वापस उसी गोलगप्पे के रेस्तरां में गई गोलगप्पे लेने, पर वो अंदर जा पाते कि एक हाथ ने उसे खींच लिया और उसे बेहोश कर अपने साथ ले गया। जब उसे होश आया वो एक घर के अंदर थी, जहां 2 लड़के और 2 लड़कियां उसके सामने खड़ी थी। उन्होंने भी अपना भेष बदल रखा था। निकिता ने एक्टिंग करते हुए कहा, हम डॉक्टर इनायत अली है, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। ये सुन वो सब हंस पड़े। लड़कों ने अपनी दाढ़ी मूछ और लड़कियों ने अपना बुरखा हटा दिया। उनमें से एक लड़की आगे आई, हाय मैं रॉय एजेंट जिया, अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी दूसरी लड़की आगे आई, मैं रॉय एजेंट शिवानी, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। एक लड़का आगे आया, मैं विनय। दूसरा लड़का आगे आया, मैं शौर्य। हम दोनों ही तुम्हारी मदद के लिए है। निकिता तो ये देखकर हैरान रह गई, मैं अपना असली नाम बता दूं क्या। तभी वही पठान कोटी कुर्ता पहने लंबी दाढ़ी वाला शख्स जिसको कल निकिता ने थप्पड़ मारा था वो सामने आ गया। ये तो वही है जो कल उसने अपनी दाढ़ी हटा दी। निकिता उसे देख हैरान ही रह गई। आजाद, ये नाम सुन वो चारों आजाद की तरफ देखने लगे। ये मेरा असली नाम नहीं है, पर अगर तुम किसी को अपना असली नाम नहीं बता रही हो तो मैं भी नहीं बता सकता। निकिता की तो जैसे सांस में सांस आई। अब ये कहीं फिर से भाग ना जाए, जल्दी से उन इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ लेती हूँ, उसने खुद से कहा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आजाद ने कहा, इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, मैंने दस्तावेज जहाँ छुपाए हैं वो वहाँ सुरक्षित तो है, पर हम उन तक आसानी से नहीं पहुँच सकते। वो आतंकवादी मोहम्मद गाजा के घर पर छुपाए हैं। जब मैं एक जिहादी बनकर उनके साथ था, किसी को भी ये शक नहीं की वो दस्तावेज जिनमें सब इन्फॉर्मेशन है वो मोहम्मद गाजा के घर पर हो सकते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था तुम जियाकत से जान पहचान बढ़ाओ ताकि तुम मोहम्मद गाजी के घर पर पहुंच सको, पर तुम तो गोलगप्पे खाने में बिजी थी। 20 प्लेट गोलगप्पे प्लस मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। निकिता, अरे इसलिए तो मैं गोलगप्पे लेने गई थी और कल तो वो मेरा मन था इसलिए थोड़ा खा लिया। निकिता ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। शिवानी मुस्कुराकर, मुझे भी गोलगप्पे बहुत पसंद है विनय, और मुझे भी, पर इतना कहाँ टाइम की शांति से बैठकर अपने मनपसंद कुछ खा सके। शौर्य, वैसे ये गोलगप्पे इतने भी बुरे भी नहीं होते है ना। ना, वो आगे कुछ बोल पाता कि आजाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। शौर्य, आजाद है ना आजाद। आजाद ने हम में सर हिला दिया। जिया, अभी तो नहीं, पर अपने भारत जाकर हम भरपेट अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाएंगे। ये सुन निकिता को अपनी माँ की याद आ गई। उसने अपने आंसू साफ कर लिए और बेड से उठ खड़ी हुई। ठीक है, मैं भी इस मिशन का हिस्सा हूँ तो मैं कुछ कहूंगी और आप सबको सुनना पड़ेगा। सब निकिता की तरफ देखने लगे। हम मतलब में
कल आर्मी चीफ जियाकत से मिलने जाऊंगी तो शौर्य और विनय उन पर हमला करेंगे और मैं उन्हें बचाऊंगी और तुम दोनों भाग जाना। इससे वो मुझ पर ज्यादा ना सही थोड़ा तो भरोसा करने ही लगेंगे। आजाद, और अगर ऐसा ना हुआ तो? निकिता मुस्कुराकर, मेरे पास एक दूसरा प्लेन भी है, वो मैं तुम सबको नहीं बताऊंगी। मुझे नहीं लगता कि ये प्लेन हमारा होगा। जिया और शिवानी, मेरे पास तुम दोनों के लिए भी कुछ है, अभी सबके सामने नहीं, अकेले में मिलते हैं। शिवानी और जिया ने हाँ में सर हिला दिया। निकिता उसके बाद वहां से चली गई। उसने गोलगप्पे पैक करवाया और आर्मी बेस कैंप आ गई। उसकी नजरें अभी भी आर्मी चीफ जियाकत को ही ढूंढ रही थी। तभी कुछ आर्मी ऑफिसर से बातें करते हुए अधेड़ उम्र के इंसान पर पड़ी। उनके चेहरे पर बस थोड़ी ही दाढ़ी थी, बाकी पूरा चेहरा सफाचट। दिखने में वो काफी फिट लग रहे थे। निकिता उनके पास गई। हम डॉक्टर इनायत आपके लिए गोलगप्पे लेकर आई हूँ। हमने अपने हाथों से बनाए हैं, आप चखकर देखिए कैसे है। उसे देखकर जियाकत का गुस्सा फूट पड़ा। ये यहाँ क्या कर रही है, इसका यहाँ पर क्या काम? उनकी खतरनाक आवाज सुनकर निकिता काफी डर गई। थोड़ी ही देर में असीम वहां आ पहुंचा। निकिता अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। इनायत, तुम बिना पूछे क्यों आई? असीम ने कहा। इनायत, निकिता, हम तो अपने हाथों के बनाए गोलगप्पे चखाने आए थे, पर आर्मी चीफ हमसे नाराज हो गए। असीम, ये नहीं है, हम आपसे वायदा करते हैं ये बिना परमिशन दोबारा यहाँ नहीं आएगी। अब निकिता ये सुन परेशान हो गई। उसे जल्दी ही कुछ करना था। आपने तो ये गोलगप्पे चखे ही नहीं। चखिए तो आपकी नाराजगी कब यूं हवा हो जाएगी, मालूम ही नहीं चलेगा। ये सुन जियाकत ने एक गोलगप्पा उठा अपने मुंह में भर लिया। बेहतरीन है, आप काफी अच्छा खाना बनाती है। हमारी शरीके हयात कब से अलग अलग तरह के पकवान बनाना सीखना चाहती है। आप कल घर आ जाइए। ये सुन निकिता परेशान हो गई। उसने आज तक सिर्फ गोलगप्पे खाए थे, बनाए नहीं। पर यहाँ उसके पास हाँ नेहा मिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने सर हिला दिया। जियाकत वहां से चले गए। अब निकिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दिन में लजीज बिल्कुल इसी स्वाद के गोलगप्पे बनाने कैसे सीखे, नहीं तो जियाकत को शक हो जाएगा। अब क्या करेगी निकिता? चैप्टर 9। निकिता ने घर पहुंचते ही गुस्से में अपना बैग पटका और बेड पर बैठ गई। अब तो बिल्कुल वैसे गोलगप्पे उनकी बीवी को कैसे बनाना सिखाएगी। तभी उसकी नजर आजाद पर पड़ी। उसके साथ शौर्य, जिया, विनय और शिवानी भी थे। उन्हें देख निकिता हैरान रह गई। पर मैंने तो दरवाजा लॉक किया था, फिर ये अंदर कैसे आए? पक्का खिड़की से आए होंगे। इन्हें मैं अपनी परेशानी बताऊं क्या? वो ये सोच ही रही थी कि तभी शिवानी आगे आई। बताओ कहाँ तक पहुंची तुम्हारी बात? उस जियाकत ने तुमसे बात तो की ना? वो बहुत स्ट्रिक्ट है। निकिता ने हमें सर हिला दिया। ये सुन सब के सब निकिता के सामने आकर खड़े हो गए। शौर्य, तुमसे क्या बोला? विनय, हाँ बताओ ना जल्दी। निकिता परेशान होकर, कल अपने घर बुलाया है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो गए। जिया, सच में उन्होंने ऐसा कहा? निकिता ने हमें सर हिला दिया। आजाद को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तुम सच बोल रही हो ना? हमें पूरी स्टोरी बताओ। वो बिना किसी वजह के तुम्हें ऐसे घर क्यों बुलाएगा? कहीं कुछ ऐसा वैसा, पूरी बात बताओ। निकिता की आंखों में आंसू आ गए। आजाद के साथ बाकी सबको उसके आंसू देख लगा कि जियाकत ने उसे अपने घर पर कुछ गलत के लिए ही बुलाया है। शिवानी और जिया निकिता के पास बैठ गई। अरे तुम रोना बंद करो, हम तुम्हें वहां नहीं जाने देंगे, शिवानी ने कहा। हाँ, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, जिया ने कहा। शौर्य, हम कुछ और सोचेंगे। विनय, हाँ, हम अपनी योजना का कुछ हिस्सा बदल सकते हैं। आजाद परेशान होते हुए, तुम्हारी जगह बुर्खा पहन में चला जाऊंगा। मेरे साथ जो करेंगे मैं देख लूंगा, अब रोना बंद करो। निकिता हैरानी से, तुम्हें गोलगप्पे बनाने आते हैं? ये सुन सब हैरान रह गए। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और निकिता की तरफ देखकर एक साथ बोले, गोलगप्पे, सच में? निकिता बेड से खड़े होते हुए, हाँ गोलगप्पे। उन्हें मेरे हाथ से बने गोलगप्पे बहुत पसंद आए, तो वो चाहते हैं कि मैं उनकी वाइफ को भी ऐसे ही गोलगप्पे बनाने सिखाऊं, इसलिए तो मुझे घर बुलाया। निकिता ने सबके हैरान चेहरों की तरफ देखा। तुम सबको क्या लगा था? शौर्य, हमें तो लगा। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आजाद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और निकिता की तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं। अब तुम बताओ प्रॉब्लम क्या है? गोलगप्पे तुमने ही बनाया था ना? तो सीखा देना जाकर, इस समय तुम्हें मौका भी मिल जाएगा जियाकत से अच्छी दोस्ती करने का। निकिता फिर से रोने लगी। वही तो प्रॉब्लम है, मैं वो गोलगप्पे रेस्टोरेंट से लेकर आई थी और मैंने झूठ बोला कि वो गोलगप्पे मैंने बनाए हैं। मैंने तो आज तक सिर्फ गोलगप्पे खाए हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे बनते हैं। ये कहकर निकिता फिर से रोने लगी। सबने अपना सर पीट लिया। आजाद, अब जब तुम्हें गोलगप्पे बनाने आते ही नहीं तो तुम 10 सेकंड में पकड़ी जाओगी। पता नहीं फिर वो लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे। ये सुनकर और ज्यादा रोने लगी। शिवानी उसे चुप करवा रही थी। कुछ नहीं होगा। जिया कुछ सोचते हुए, हम कुछ करते हैं। शौर्य, अब तुम्हें गोलगप्पे बनाने सीखने पड़ेंगे। विनय, वो भी अभी के अभी, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आजाद उन सबको टोकते हुए, ये इतना आसान है क्या?
हम इसे किसी तरह सीखा तो देंगे, पर वो स्वाद कहाँ से लाएंगे जिसे देखकर वो जियाकत इम्प्रेस हुआ है। ये सुन सब सोच में पड़ गए। तभी निकिता बीच में बोलते हुए, तुम सब मेरी एक बात मानो तो हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये सुन सब निकिता की तरफ देखने लगे। जिया और शिवानी भेष बदल जियाकत के घर आकर उसका ध्यान भटकाएंगी। मैं इसी बात का फायदा उठाकर जियाकत की वाइफ को बाहर भेज दूंगी। तब आजाद मुझे खिड़की से उसी रेस्टोरेंट के गोलगप्पे देंगे। मैं उन्हें मेरे बनाए गोलगप्पों से बदल दूंगी और बाहर शौर्य और विनय मेरे और जियाकत का इंतजार करेंगे। वो मुझे छोड़ने बाहर तो आएंगे ही, तो तुम दोनों उन पर हमला करना और मैं हीरो की तरह उन्हें बचा लूंगी। इससे मैं उनका विश्वास भी जीत लूंगी और गोलगप्पे अच्छे नहीं भी बने तो भी कोई टेंशन नहीं। आजाद, ये गोलगप्पे लाने का काम तुम्हें शौर्य को देना चाहिए, ये भागने में अच्छा है। निकिता, नहीं, पर तुम्हारा उन लोगों से पहले भी पाला पड़ चुका है। अगर पकड़े गए तो बचकर भागने के ज्यादा रास्ते जानते होंगे। निकिता ने सोचते हुए कहा। अब सबने उनकी बात मान ली। निकिता ने गोलगप्पे बनाने सीखने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया। उससे उसने जैसे तैसे गोलगप्पे बना तो लिए, पर चखाए किसी कोई भी तैयार नहीं था। उन गोलगप्पों से तेल नीचे टपक रहा था। उस गोलगप्पे का आकार भी सामान्य से थोड़ा ज्यादा बड़ा और टेढ़ा मेढ़ा था। जब सबने मना कर दिया तो उसने खुद ही चखने की सोची। उसने गोलगप्पे अपने मुंह में भर लिए। तुरंत ही उसने उन्हें थूक दिया। मिर्ची की वजह से उसका चेहरा जल रहा था। उसने जरूरत से कुछ ज्यादा मिर्ची वाला पानी बना दिया था। उसने पूरा का पूरा पानी का जग उठाया और पानी पीने लगी, पर उसकी जलन मिठी नहीं रही थी। तभी आजाद ने एक गोलगप्पा उठाया और अपने मुंह में भर लिया। वो बड़े आराम से खा रहा था। निकिता ये देख हैरान रह गई। ये गोलगप्पे खाकर उसकी इतनी बुरी हालत है तो ये कैसे इतनी आसानी से खा पड़ा है। आजाद, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या सवाल चल रहे होंगे। मैंने आर्मी की कैद में इससे भी ज्यादा मिर्ची का खाना खाया है। मैं जानता हूँ वो जलन कैसी होती है जब आपको पानी की जरूरत हो और आपके पास पानी ना हो। उन्होंने मुझे हर तरह से टॉर्चर किया। ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। निकिता हैरानी से, तुम पकड़े कैसे गए? ये सवाल सुनकर आजाद हंस दिया। आजाद को कोई उसकी मर्जी के बिना पकड़ सकता है क्या? मैंने जानबूझकर खुद को आर्मी के हवाले किया ताकि उनका पूरा ध्यान मुझ पर आ जाए और वो दस्तावेज जिनमें वो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रह सके। उन्हें लगा कि वो दस्तावेज मेरे पास है या मैंने किसी और को दे दिए हैं। ये मुझसे सच उगलवाने के लिए मुझे टॉर्चर करते रहे, पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं इतने साल गाजा के पास जिहादी आतंकवादी बनकर रहा। मैंने उसका भरोसा जीता। तो मैं वो जरूरी इम्पोर्टेंट पेपर जिसमें उनकी सभी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं गाजा के घर, गाजा के नाक के नीचे छुपा सकता हूँ। और अब भी कोई ये बात सोच नहीं सकता, खुद गाजा भी नहीं। निकिता अब गाजा के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी। ये गाजा है कौन, और क्या सच में पाकिस्तान में इसका इतना दबदबा है? आजाद, गाजा एक शैतान है जिसे मासूम लोगों का खून बहाना बहुत पसंद है। जिहाद के नाम पर छोटे छोटे बच्चों के मन में भारत के खिलाफ नफरत भर एक और जिहादी तैयार कर लेता है। असल में उसका मकसद ही यही है कि पाकिस्तान की भोली भाली आवाम जिहादी बन जाए। वो पूरे पाकिस्तान को पूरे भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, यहाँ तक कि कश्मीर और भारतीय मुल्क के मुस्लिम लोगों में हीन भावना पैदा कर अपने ही देश के खिलाफ करना चाहता है। कश्मीर में आज बच्चे स्कूल नहीं जाते, बंदूक पकड़ जिहाद का नारा लगाकर आम लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। मैं यहाँ 5 साल पहले गाजा को पकड़ने आया था। मैंने बहुत कुछ चीफ को बताया। मैंने पाकिस्तान के बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो हमारे इंडिया के खिलाफ है चीफ को दी है। मेरा प्लेन गाजा को पकड़ने का था। तभी मुझे उसके एक और खतरनाक मंसूबे के बारे में पता चला। वो भारत को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। मैंने उनके दस्तावेज भी चुरा लिए थे जिसमें उनके प्लेन की सब डिटेल थी, पर एक गद्दार ने उन्हें मेरे बारे में बता दिया। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं बचकर निकल जाऊं या फिर मैं किसी तरह ये दस्तावेज उनकी नजरों से बचाकर कहीं छुपा दूं। पहले वाले रास्ते पर अगर मैं पकड़ा जाता तो ये लोग मुझसे दस्तावेज छीन लेते और शायद मुझे मार भी देते और मैं कुछ ना कर पाता। इसलिए मैंने दस्तावेज वही छुपाकर खुद को गाजा के आदमियों को सौंप दिया। उन्होंने मुझे जियाकत को सौंप दिया ताकि वो मुझसे सब सच उगलवा सके। उसके बाद तो तुम जानती हो, जियाकत गाजा से मिला हुआ है। एक वो ही है जो तुम्हें किसी तरह गाजा तक पहुंचा सकता। मैं वहां नहीं जा सकता, पर मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। निकिता बड़े ध्यान से सब सुन रही थी। अब तो उसके मुंह में जलन भी नहीं हो रही थी। अब जब देश के लिए कुछ कर रही हूँ तो पूरे मन से करती हूँ ना। मैं वो दस्तावेज ही नहीं, अब गाजा को भी पकड़कर चीफ को सौंप दूंगी। निकिता ने मन ही मन सोचा। तभी शौर्य वहां आ गया। आज रात हम सब यही रुकेंगे ताकि कल तुम्हारी मदद के लिए आ सके। निकिता ने हमें सर हिला दिया। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन वो तैयार होकर जियाकत के घर पहुंची। उसकी बीवी नुसरत कब से बाहर खड़ी इनायत का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जियाकत ने इनायत के गोलगप्पों की इतनी तारीफ कर दी थी कि अब नुसरत भी वो गोलगप्पे बनाना सीखना चाहती थी और साथ ही साथ इनायत के हाथ के बने गोलगप्पे सीखना चाहती थी। इनायत, निकिता मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत मुस्कुराते हुए, वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर आइए। इनायत अंदर चली आई।
अंदर जियाकत आराम से सोफे पर बैठ अखबार पढ़ रहा था। जियाकत ने नुसरत से कहा, अच्छे से सीखना बेगम, कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आखिर आप ये सब हमारे लिए ही तो कर रही है। नुसरत मुस्कुरा दी और इनायत को किचन में ले जाते हुए बोली, आप जल्दी से काम शुरू कीजिए, पहले हम आपके बनाए हुए गोलगप्पे चखेंगे, हम भी तो जाने हमारे शौहर जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं वो असल में तारीफ के लायक है भी या नहीं। ये सुन इनायत के अंदर की निकिता जाग उठी। अब पता नहीं क्या होगा मेरा। उसने चारों तरफ देखा, खिड़की बंद थी। उसने नुसरत से बेचारी बनते हुए कहा, जरा खिड़की खोल दीजिए, हमारी जान निकल रही है, हम यहाँ ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। नुसरत ने उसकी बात मान ली और खिड़की खोल दी। निकिता ने चैन की सांस ली और गोलगप्पे बनाने लगी। वो काफी देर से आटा मिक्स कर रही थी, कभी सूजी और मैदा मिलाती तो कभी कम या ज्यादा मात्रा लगने काम और ज्यादा भी कर देती। वो आजाद का इंतजार कर रही थी पर आजाद अब तक आया नहीं था। निकिता को अब डर लगने लगा था, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, ना आजाद है और ना ही अब तक जिया और शिवानी आई है। यही सोचते हुए उसने बहुत सारा पानी आटे में मिला दिया। नुसरत, ये क्या किया, अब गोलगप्पे कैसे बनेंगे। निकिता ने अपना सर पकड़ लिया, फिर बात संभालते हुए कहा, ये ऐसे ही बनते हैं, ये स्पेशल गोलगप्पे है। नुसरत, अच्छा ऐसा है तो ठीक है। नुसरत ने उसकी बात मान ली। और यहाँ निकिता पानी बन चुके आटे में अपना हाथ चला रही थी और परेशान हो रही थी। आखिर कहाँ गए सब, क्या होगा आगे, क्या निकिता अपने प्लेन में कामयाब हो पाएगी। जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। चैप्टर 10। निकिता परेशान सी इधर उधर ताक रही थी, तभी बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। नुसरत देखने के लिए बाहर चली गई। बाहर दो लड़कियां बुरखा पहने जियाकत को पकड़ा हुआ था। ये देखकर नुसरत को बहुत गुस्सा आया। ये मेरे शौहर है। उसने उन दोनों लड़कियों को धक्का देते हुए कहा, मैं तुम दोनों को नहीं जानता, कौन हो तुम दोनों। उनमें से एक लड़की ने जियाकत का हाथ पकड़ लिया, आप अपनी बेगम को नहीं पहचान रहे हैं। दूसरी लड़की ने जियाकत का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहा, आपको मैं तो याद हूं ना, आपने किस तरह अपनी पहली बेगम को छोड़ हमसे निकाह किया था। ये सुन नुसरत जियाकत को घूरने लगी। जियाकत तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उधर निकिता आटे के पानी में गुस्से से हाथ मारा, सब के सब बेकार, किसी काम के नहीं। तभी आजाद ने खिड़की की दूसरी तरफ से उसे आवाज दी, ये लीजिए मोहतरमा आपके गोलगप्पे, हम इतने भी बेकार नहीं है जितना आप समझती है। गोलगप्पे देख निकिता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने मन ही मन भगवान को थैंक यू कहा और जल्दी से गोलगप्पे ले लिए। पर वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उस आटे के पानी को देख उसने अपना सर पकड़ लिया। अब इसका क्या करूं। उसने बर्तन उठाया और आजाद को थमाते हुए कहा, आप इसे अपने साथ ले जाइए क्योंकि अब ये आटा बर्बाद हो चुका है। आजाद ने उस आटे में हाथ चलाते हुए कहा, हाँ पर बर्तन तो मैं साथ नहीं ले जा सकता। बर्तन का क्या करूं। निकिता पहले से ही परेशान थी। उसने सीधे आजाद से बोल दिया, अब ये भी मैं ही सोचूं, तुम किस काम के लिए हो फिर, अब निकलो यहाँ से, कोई आ जाएगा। आजाद को तो समझ ही नहीं आया वो बोलना क्या चाहती है, पर जिस बदतमीजी से निकिता ने बात की थी वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। पर अपने मिशन के बारे में सोचकर उसने कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। निकिता ने जल्दी से गोलगप्पों को एक प्लेट में सजाया। उसे बहुत डर लग रहा था कि कोई आ ना जाए, पर कोई आता कैसे। जिया और शिवानी ने अपनी एक्टिंग से किसी को भी हिलने नहीं दिया था। नुसरत तो सब सच मान बैठी थी और अब गुस्से में जियाकत को घूर रही थी। अगर ये सच बोल रही है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आप हमारे शौहर है। जियाकत के दोनों हाथ जिया और शिवानी ने पकड़े हुए थे और वो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी गोलगप्पे प्लेट में सजाए हुए निकिता बाहर आई। उसने इशारे से जियाकत को छोड़ने के लिए कहा। उन दोनों ने जियाकत को छोड़ दिया। निकिता एक्टिंग करती है, आप दोनों क्यों लड़ रही है। शिवानी बुरखे में ही अपना सर हिलाते हुए कहती ने, हम कहाँ लड़ रही हैं, हम तो अपने शौहर मोहम्मद को ले जाने आए हैं। जिया भी बुरखे में ही अपना हाथ शिवानी को मार कर कहती है, मोहम्मद हमारे शौहर का नाम है, आपके नहीं। जियाकत बीच में बोलते हुए, हम मोहम्मद नहीं, जियाकत है, आप दोनों मोहतरमाओं ने हमें मोहम्मद समझ लिया है। ये सुनते ही उन दोनों ने माफी मांगी और वहां से चली गई। नुसरत अब खुश थी। फिर जियाकत की तरफ देखकर, अगर सच में आप दूसरी बेगम लाने की सोच रही हैं तो हम आपको खाक में मिला देंगे, नुसरत ने थोड़ा गुस्से में कहा। जियाकत ने हमें सर हिला दिया। तभी उनकी नजर इनायत के गोलगप्पों की तरफ गई। नुसरत, हम तो सीख ही नहीं पाई। इनायत, क्या आप हमें दोबारा सिखा सकती है। निकिता ने ये सुना तो कुछ सोचते हुए बोली, अब तो आपके घर आना जाना लगा रहेगा। मैम, फिर कभी सिखा देंगे, अभी हमें घर जाना होगा। नुसरत ने ये सुना में सर हिला दिया। निकिता जाने लगी पर जियाकत तो अपनी जगह से उठा ही नहीं। तब निकिता को खुद से ही बोलना पड़ा, आप हमें बाहर तक छोड़ दीजिए, हमें अच्छा लगेगा, आखिर हमने आपके लिए इतने लजीज जायकेदार गोलगप्पे बनाए हैं। ये सुन जियाकत, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए। जियाकत और नुसरत दोनों ही इनायत, निकिता को छोड़ने बाहर आए। वहां शौर्य और विनय पहले से ही भेष बदल तैयार थे। उन दोनों ने आगे बढ़ते हुए जियाकत को धक्का दे दिया।
नुसरत काफी डर गई। जियाकत गुस्से में खड़े हुए वो कुछ करते उससे पहले ही निकिता ने डंडा उठा लिया, आंखों से उन्हें भागने का इशारा किया और बहुत ऊंची आवाज में बोलने लगी, हमारे जियाकत सर को हाथ लगाओगे, तुम्हारा कफन तो हम खुद तैयार करेंगे। वो दोनों इशारा समझ भाग लिए। कुछ दूर तक निकिता ने भागने की एक्टिंग की और फिर वापस लौट आई। हाथ नहीं वरना उनका हम हाथ ही कुचलवा देते, जिन हाथों से उन्होंने आपको धक्का दिया था। नुसरत और जियाकत ये सुन निकिता से काफी प्रभावित हुए। नुसरत, इनायत, तुम सच में खुदा की इनायत बनकर आई हो हमारे लिए। जियाकत, मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, तुम एक अच्छी लड़की है, फिर आना। निकिता बस मुस्कुरा दी। अंदर से तो उसका नाचने का मन कर रहा था। उसका प्लान जो काम कर गया था, उसने नुसरत और जियाकत का भरोसा ही नहीं, उनका दिल भी जीत लिया था। अब बस धीरे धीरे गाजा तक पहुंचना था। वो अपने घर पहुंची। घर पहले से ही खुला हुआ था। अंदर बरखा पहने जिया और शिवानी और अपना भेष बदले हुए शौर्य और विनय थे। वो सब काफी खुश नजर आ रहे थे। आखिर उनका प्लान कामयाब जो हो चुका था। निकिता ने दरवाजा बंद कर लिया और उन सबके साथ नाचने लगी। जिया, शिवानी और शौर्य विनय ने अपना भेष बदल फिर से पहले जैसे हो गए। शौर्य, इनायत, आगे क्या सोचा है तुमने? निकिता, अब बस जियाकत को कन्विंस करना है कि वो मुझे खुद गाजा के पास ले जाए, आगे मैं खुद देख लूंगी। शिवानी, ये इतना आसान नहीं होने वाला। विनय, तुम्हें फिर गाजा का भी भरोसा जितना पड़ेगा। जिया कुछ सोचते हुए, शायद नहीं, क्योंकि इनायत का मकसद गाजा नहीं वो पेपर्स है, और गाजा को पकड़ने का मिशन तो आजाद के पास है। मुझे नहीं लगता वो इनायत को भी इस मिशन का हिस्सा बनने देगा। शौर्य निराश होकर, ये मिशन हमारा होते हुए भी आजाद हमें इन सब से दूर रखता है ताकि हमें बचा सके। शिवानी, उसने अकेले इस पूरे मिशन को संभाला हुआ है। विनय, फिर तो इनायत को वो पेपर्स लेकर भारत जाकर चीफ को देनी है, फिर तो इनायत आजाद है। सबने ये सोचकर चैन की सांस ली। पर निकिता को पता नहीं क्यों वो चैन नहीं आ रहा था। अब मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे भी गाजा को पकड़ना है। किसी के हाँ या ना कहने से क्या फर्क, इस मिशन का हिस्सा तो अब मैं भी हूँ, उसने खुद से कहा। वो अब जल्दी इस मिशन को पूरा कर घर जाने की बजाय इस मिशन के साथ रहना चाहती थी। निकिता के अंदर धीरे धीरे ही सही बदलाव तो आ ही रहा था। अब बदलाव की लहर कहाँ तक जाने वाली थी ये तो वक्त ही बता सकता था। उसने इधर उधर देखा, आजाद वहाँ नहीं था। निकिता, आजाद कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। शौर्य, वो अपनी मर्जी से ही आएगा, आज शायद उसका मन नहीं होगा यहाँ आने का। निकिता ने अपना सर पकड़ लिया, मैं तो इस मिशन का हिस्सा हूँ, अब मोहम्मद गाजा को तो मैं पकड़ूंगी, उसने खुद से कहा। तभी आजाद फिर से खिड़की से कूदकर अंदर आ गया। निकिता और बाकी सब उसकी तरफ देखने लगे। निकिता ने आजाद के आते ही सीधे सीधे अपनी बात पूछ ली, क्या मैं भी तुम्हारे गाजा को पकड़ भारत ले जाने के मिशन में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ? ये सुनकर आजाद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं कुछ दिनों के लिए अंडरकवर हो रहा हूँ, अब मैं तुम सबसे कुछ दिनों तक कांटेक्ट ना रख पाऊँ। मुझे पता चला है कि गाजा फिर कुछ बच्चों को जिहाद की दलदल में फंसाना चाहता है, मुझे जाना ही होगा। मैं तुम सबसे अब कोई संपर्क नहीं रख पाऊंगा। निकिता को छोड़कर सबने हमें सर हिला दिया। निकिता, मुझे भी इस मिशन का हिस्सा बनाओ। आजाद निकिता की तरफ देख उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, ये मिशन तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें जिसके लिए भेजा है वो करो। निकिता कुछ सोचते हुए, चीफ ने पेपर्स के साथ साथ आपको भी बचाकर इंडिया लाने के लिए कहा था। आजाद, जानता हो चीफ मुझसे बेहद लगाव रखते हैं, पर मैं अपने देश पर मर मिटने की चाहत रखता हूँ। निकिता बहस करते हुए, वो तो मैं भी रखती हूँ, तो हम दोनों में फर्क ही क्या है? या तुम मुझे इस मिशन का हिस्सा बनाओ, नहीं तो आप भी इस मिशन में नहीं जा सकते। आजाद, आप बोलो या तुम एक शब्द का इस्तेमाल करना सीख लो। तुम्हारा मिशन जो है तुम्हें उसे ही पूरा करना चाहिए। सबने आजाद की बातों पर सहमति जताई। अब निकिता को सबकी बात माननी ही पड़ी, पर अंदर ही अंदर उसकी गाजा को पकड़ने की चाहत और मजबूत होती जा रही थी। पर वो करे क्या, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने सबकी तरफ देखा। मेरा असली नाम निकिता है, मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है। अब आजाद की बारी, मैं ये जानना चाहती हूँ आजाद को मुझ पर कितना भरोसा है। आजाद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से कूदकर वहां से चला गया। आजाद की बातों से उसे इस बात का अंदाज हो चुका था कि कहीं ना कहीं आजाद को उसकी काबिलियत पर शक है। यहाँ तक कि उसने उसे अपना असली नाम तक नहीं बताया। इससे ये साबित होता है को आजाद को अब भी निकिता पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो समझता था कि निकिता पकड़ी जाएगी तो एक बार में ही सब उगल देगी। कहीं ना कहीं उसका ये सोचना सही भी था। निकिता अभी भी उतनी बहादुर नहीं थी, पर उसने आते बदलावों को देख यही लगता है कि वो दिन भी अब दूर नहीं जब आजाद ही नहीं सब के सब उसकी काबिलियत पर शक करना भूल जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। चैप्टर 11। अगले दिन निकिता परेशान सी उठी, हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। आज तो उसका हॉस्पिटल में भी मन नहीं लग रहा था। असीम और रुखसार कब से ये देख रहे थे। वो दोनों उसके पास आए और उसे वही बेंच पर बैठा दिया। रुखसार, क्या हुआ हमारी इनायत को? असीम, देखो इनायत, तुम अगर परेशान हो तो हमें बता दो, हम कोलिग्स हैं और एक साथ काम करते हैं। अब तक तो हम दोस्त भी बन चुके हैं।
इनायत, निकिता ने उन दोनों की तरफ देखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दोनों समझ ही नहीं पाए कि आखिर इनायत कहना क्या चाहती है। तभी एक आर्मी ऑफिसर लड़खड़ाते हुए अंदर आया। उसे देख रुखसार काफी डर गई। वो दौड़कर उसके पास गई। तुम ठीक तो हो ना? असद, असद, जानेमन बस पैर में कुछ खरोंचे लग गई है। रुखसार, चलो तुम्हारे घाव पर मरहम लगा देती हूँ। इतना कह वो उसे अपने साथ ले गई। निकिता, इनायत तो देखती रह गई। ये क्या है? रुखसार और ये ऑफिसर असीम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, पर असद आर्मी में है, इसलिए उसका निकाह उसके परिवार वाले रुखसार से नहीं करवाना चाहते। इसलिए तो रुखसार बड़े बड़े हॉस्पिटल छोड़कर इस छोटे से आर्मी हॉस्पिटल में जॉब कर रही है, ताकि असद के साथ कुछ वक्त बिता सके। इनायत, निकिता कुछ सोचते हुए, पर आर्मी ऑफिसर है तो इनमें बुरा क्या है? असीम मुस्कुराते हुए, किसी के भी अब्बू अम्मी अपनी अपने जिगर के टुकड़े को उस इंसान के हाथों कैसे सौंप दे जो पता नहीं कब सरहद पर लड़ते हुए शहीद हो जाए। रुखसत असद के पैरों में बैंडेज बांध उसे बाहर तक छोड़कर आई। जाते जाते असद ने कसकर रुखसार को गले से लगा लिया। हमारी इतनी फिक्र मत किया करो, हम सहन नहीं कर पाएंगे। तुम्हें अपने अब्बू अम्मी की बात मान लेनी चाहिए। हमारी लाइफ का क्या यकीन, ना जाने कब अल्लाह अपने पास बुला ले। ये सुन रुखसार ने असद के होठों पर अपना हाथ रख दिया। ऐसा मत कहिए, अब्बू अम्मी भी कभी ना कभी मान जाएंगे। असद मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। निकिता कब से ये देख रही थी, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने पीछे से रुखसार के कंधे पर हाथ रखा। तो रुखसार असद मियाँ से मोहब्बत करती है और हमें बताया तक नहीं। रुखसार शर्मा गई। आप भी ना इनायत? निकिता, ओके तो सीधा सीधा पूछते हैं, आपको असद पसंद है तो जल्दी से निकाह क्यों नहीं पढ़वा लेती? रही बात आपके अम्मी अब्बू की, आप उन्हें समझाएंगी तो वो मान जाएंगे। रुखसत के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप अंदर चली गई। शाम के समय वो जियाकत के घर की तरफ आई। तभी उसकी नजर उसी शख्स पर पड़ी जो राजस्थान में उससे टकराया था और बॉम्ब वाला बैग वही छोड़ भाग गया था। निकिता ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था, पर उसके हाथ पर बना बर्थ मार्क उसे अच्छे से याद था। निकिता ने उसके बर्थ मार्क को देखते हुए कहा, ये वही बंदा है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। इसी की वजह से मेरी अच्छी खासी जिंदगी में भूचाल आया और मुझे यहाँ अपने परिवार से दूर पाकिस्तान में पटक दिया। वो जियाकत के घर की तरफ बढ़ रहा था। शक्ल से वो काफी डरा हुआ लग रहा था। निकिता ने उसका पीछा किया और जियाकत के घर के बाहर खड़ी हो सब सुनने लगी। उसके अंदर आते ही जियाकत ने मुस्कुराते हुए उसे एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। वो नीचे गिर पड़ा। जियाकत, सफी तुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मालूम है तुझे, हमारा मंसूबा नाकामयाब हो गया। कितनी मेहनत से बॉर्डर के उस पर भेजा था, पर तुमने क्या किया, डर कर भाग आए। सफी ने डरते हुए कहा, अगर वो लड़की मुझसे ना टकराई होती तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता जैसा हमारे सरगना गाजा और आपने सोचा था। जब वो बैग गिरा तो पता नहीं कैसे मरने के खौफ ने मेरे अंदर जगह बना ली और मैंने वहां से भागना ही मुनासिब समझा। मुझे लगा कि कोई भी उस बॉम्ब को हाथ नहीं लगाएगा और थोड़ी ही देर में सब खत्म। पर उस लड़की ने वो बॉम्ब अपने साथ ले गई। उसने सबको बचा लिया। जियाकत ने कुछ सोचा। पाकिस्तान का मैप, जिसमें हमने गाजा के खुफिया अड्डों पर ग्रीन टिक लगाया था और जो इंडियन एजेंट ने पता लगाकर भारत को बता दिए है, वहां मैंने रेड टी किया था ताकि तुम सही जगह पहुंच सको। ये सुन सफी ने अपना सर झुका लिया। वो मैंने उसी बैग में रखा था, पर आप फिक्र ना करें, किसी की हिम्मत ना होगी कि उस बॉम्ब को देख उस मैप को हाथ भी लगाने की। वो तो उस बॉम्ब के फटने के साथ ही जलकर खाक हो गया होगा। जियाकत, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होना चाहिए और कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ। अगर गाजा के सामने आए तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वो तुमसे ऐसे ही बहुत नाराज है। सफी ने हाँ में सर हिलाया और नजरें बचाते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद थोड़ा रुककर निकिता अंदर गई। उसे देखकर जियाकत बहुत खुश हो गए। जियाकत, नुसरत अभी घर पर नहीं है, आप यहाँ कैसे? निकिता, कोई बात नहीं, हम आपसे मिल लेते हैं। वैसे हमने इस घर से किसी शख्स को निकलते देखा। जियाकत ये सुन थोड़ा सा झेप गए, फिर बात को संभालते हुए कहा, हमारा खानसामा था, काफी दिनों से छुट्टी पर था तो आज हमने इसकी परमानेंट छुट्टी कर दी। आप कुछ लेंगी? निकिता को मन ही मन जियाकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, कुछ नहीं लेंगे। नुसरत मैम आए तो सर आप उन्हें बता देना हम आए हैं। इतना कह वो वहां से चली आई। उसने अपना घर का दरवाजा खोला और अंदर आकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए ताकि कोई अंदर न आने पाए। वैसे भी आजकल सब बिना पूछे खिड़की से ही घुसते हैं, इसे बंद करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसने खिड़की पर ताला जड़ दिया और अपना बैग खोल उसमें से वो नक्शा निकाला जो उसे मिला था। लाहौर पर ग्रीन टिक है, मतलब गाजा का यहाँ ऐसा कोई खुफिया ठिकाना है जिसके बारे में अब तक किसी को नहीं पता। उसने ध्यान से उस नक्शे को देखा। टिक लाहौर के बीचों बीच मस्जिद के पास टिक लगा रखा था। जरूर होना हो इस मस्जिद के पास ही उसका खुफिया ठिकाना हो सकता है। अब मैं भी देखती हूँ कोई कैसे मेरी काबिलियत पर शक करता है।
उसने उस नक्शे को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था जो वो सोच रही है उसे करने का पूरा इरादा बना लिया था। निकिता ने आगे क्या करने वाली है निकिता जानने के लिए पढ़ते रहे। चैप्टर 12। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रात के अंधेरे में निकिता मास्क लगाए काले कपड़े पहने घर से बाहर निकली। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने घर पर ताला लगाया। वो चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी उसे एक बाइक खड़ी मिली। उस बाइक का ऑनर शराब का नशे में धूत पड़ा था, चाबी भी बाइक के अंदर ही लगी हुई थी। निकिता ने एक नजर उस शराब के नशे में डूबे हुए शख्स की तरफ देखा और दूसरे ही पल बाइक स्टार्ट कर वहां से भाग खड़ी हुई। अरे वाह, आज तो भगवान भी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। उसने बाइक उसी मस्जिद के पास रोक ली, पर आसपास तो बस खाली जमीन थी और सामने मस्जिद। खुफिया ठिकाना कहाँ है, उसने खुद से कहा। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो वही मस्जिद के पास छुप गई। एक आदमी जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, उसने खुद को शॉल से ढका हुआ था। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जिनके पास गन थी। वो सब एक एक कर मस्जिद के अंदर चले गए। उन्हें जाते देख धीरे से निकिता बाहर आ गई। ये क्या, मस्जिद में हथियार लेकर चले गए? कहीं मस्जिद ही तो इनका ठिकाना नहीं हो सकता है। जैसे मुझे शक नहीं हुआ वैसे किसी और को भी क्या शक होगा। पर अंदर कैसे जाऊं, वो सब तो अंदर ही होंगे। उसने मस्जिद के चारों तरफ देखा, उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। वो उस तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। अब इसे बिना आवाज के तोड़ना पड़ेगा। उसने अपने बालों से हेयर पिन निकाली और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। काफी देर कोशिशों के बाद आखिर दरवाजा खुल ही गया। निकिता ने धीरे से अंदर की तरफ देखा, उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। अभी तो गए थे, ऐसा कैसे हो सकता हो डॉट। उसने अपने कदम धीरे से आगे बढ़ा दिए। उसे बहुत डर लग रहा था। उसने कुछ आवाज सुनी तो वो तुरंत दीवार की ओट में छुप गई। मस्जिद के बीचों बीच जमीन सरक गई। ये देख निकिता हैरान ही रह गई। उसमें में से कुछ बंदूकधारी बाहर निकले। वो किसी की लाश को बाहर खींच रहे थे। निकिता उसे देख और भी ज्यादा हैरान रह गई। ये कोई और नहीं, सफी ही था। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। हमसे भाग रहा था, हमसे बचकर भागना आसान नहीं। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे गाजी का खुफिया ठिकाना पता चल गया, अब भाग यहाँ से। भागने के चक्कर में नीचे बिछी कालीन में उसका पैर उलझ गया और वो गिर पड़ी। किसी के गिरने की आवाज सुन वो बंदूकधारी सचेत हो गए। तुम्हें आवाज सुनाई दी? पहले बंदूकधारी ने दूसरे बंदूकधारी से कहा। हाँ, उस तरफ से आई। वो दोनों उस दीवार की तरफ बढ़ गए। निकिता ने उठकर भागने की कोशिश की कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दीवार के दूसरी तरफ ले गया। वो बंदूकधारी उस तरफ आए। यहाँ तो कोई नहीं है, चारों तरफ ढूंढो, जरूर यहाँ कोई था जो अब छिप गया है। सभी बंदूकधारी पूरी मस्जिद का कोना कोना चेक करने लगे। निकिता का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, पर अब वो काफी डर गई थी। उसने उस शख्स की तरफ देखा जिसने उसकी जान बचाई। उसने भी अपने चेहरे को ढका हुआ था, पर शॉल से। ये तो वही आदमी है जो बाहर बंदूकधारियों के आगे चल रहा था। मतलब ये इन्हीं में से एक है, तो उसने मेरी जान क्यों बचाई? उस शख्स ने निकिता से कहा, तुम जो भी हो मैं नहीं जानता, पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो अब बंदूकधारी दीवार के दूसरी तरफ आने ही वाले थे। उस शख्स ने निकिता की तरफ देखा जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। उस शख्स ने अब थोड़े गुस्से में कहा, जाओ, नहीं तो तुम्हारी वजह से मैं भी मारा जाऊंगा। निकिता ने उसकी बात सुनी और धीरे से दीवार की दूसरी साइड होते हुए छुपते छुपाते हुए जाने लगी। तभी वो शख्स बाहर निकल आया। उसे देख वो बंदूकधारी नीचे झुक गए। इमरान, सुल्तान की कोई खबर? वो अब ठीक है। इमरान ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। निकिता भी जल्दी से दरवाजे से बाहर चली गई और उसे पहले जैसे बंद कर दिया। बच गए, नहीं तो आज मरण दिन पक्का था। निकिता ने गहरी सांस ली और चारों तरफ देखा। उसे कोई नहीं दिखा। उसने थोड़ी दूर पार्क की बाइक को स्टार्ट किया और वहां से चली गई। वो शराबी अभी भी शराब के नशे में डूबा हुआ था। हे भगवान, इसे थोड़ी सद्बुद्धि दो। मैं इसके सामने इसकी बाइक ले गई और ये अभी भी ऐसे ही लेटा है। उसने चाबी वही छोड़ी और जल्दी से अपने घर आ गई। आज वो बहुत खुश थी। उसने गाजा के एक खुफिया ठिकाने का पता लगा लिया है। बस अब वो जल्दी से जल्दी ये बात शौर्य, शिवानी, विनयजिया और आजाद को बताना चाहती थी। खासकर आजाद को डॉट, ताकि वो फिर कभी उसकी काबिलियत पर शक ना करे और उसे अपने मिशन में शामिल कर ले। डॉट, चीफ को बताऊं इस बारे में, पर अगर उन्होंने गुस्सा किया और मुझे वापस बुला लिया तब मैंने जानबूझकर खतरा लिया। वो तो वो शाल वाला शख्स ने मुझे बचा लिया, वरना अब तक वो आतंकवादी मेरे सीने में अपनी सारी गोलियां खाली कर चुके होते। अगर वो मुझे दोबारा मिला तो मैं उसे थैंक्स जरूर कहूंगी। आखिर उन्हीं की वजह से ही तो मैं बच गई। मैं चीफ को इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकती। वो ऐसे तो मुझसे कोई कांटेक्ट करेंगे नहीं। आखिर मैंने ही तो कहा था कि मुझसे कांटेक्ट मत रखना, जरूरत पड़ी तो मैं खुद कांटेक्ट करूंगी। यही सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब वो सुबह उठी तो उसका दरवाजा टूटा हुआ था। सामने आजाद और बाकी सब आराम से निकिता के जागने का इंतजार कर रहे थे। निकिता ने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की बिल्कुल सही सलामत थी।
आजाद निकिता को घूरते हुए खिड़की तोड़ने का इरादा था, पर दरवाजा तोड़ना पड़ा। खिड़की खुली क्यों नहीं थी? शौर्य, शिवानी, जिया और विनय भी अब निकिता को घूरने लगे। निकिता उन सबके खुद को घूरते हुए देख थोड़ा डर गई, फिर थोड़ी हिम्मत कर बोली, आजाद ही ज्यादातर खिड़की से आता है। उसने कहा था कि वो अंडरकवर कहीं जा रहा है। मुझे लगा कि वो कुछ दिनों तक नहीं आने वाला, तो मैंने खिड़की पर ताला लगा दिया। निकिता ने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया, पर नक्शे वाली बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था इसके बाद ये लोग नक्शा उससे ले लेंगे। इसी के साथ उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि वो बस एक सिविलियन है जिसे चीफ ने शक ना हो इसलिए उसे भेजा है। उसके बाद तो उसकी काबिलियत पर एक और शक का दाग लग जाता, जो वो कभी नहीं चाहती थी। वो सबको बताना चाहती थी कि एक सिविलियन भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की तक कुर्बानी दे सकता है। आजाद ने उस पर शक करते हुए पूछा, तुम सच तो बोल रही हो ना? निकिता ने हाँ में सर हिला दिया। आजाद, मैं अंडरकवर हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने ऑफिसर का ध्यान नहीं रखूंगा। अगर मुझे लगा कि तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो तो मैं फिर आऊंगा, और अगली बार खिड़की मुझे खुली मिलनी चाहिए। इतना कह वो चला गया। उसके जाते ही निकिता ने एक गहरी सांस ली, पर तभी उसकी सांस फिर अटक गई। जिया, शिवानी, शौर्य और विनय अभी भी उसे घूर रहे थे। निकिता, अब तुम चारों मुझे क्यों घूर रहे हो? शौर्य, दरवाजा क्यों बंद था? शिवानी, हम तो ज्यादातर दरवाजे से ही आते हैं ना। डॉट। विनय, हम तो अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे मिशन पर काम कर रहे हैं, अंडर कवर भी नहीं है। जिया, बोलो दरवाजा बंद क्यों किया? निकिता अब क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माफ कर दो, गलती हो गई, मैंने गलती से दरवाजा बंद कर लिया था। जिया, माफ किया। विनय, आगे से याद रखना। शिवानी, हम कभी भी आ सकते हैं। शौर्य, हम भी अपने हर ऑफिसर का ध्यान रखते हैं। चारों ने एक साथ कहा, अगली बार दरवाजा खुला होना चाहिए, और वहां से चले गए। निकिता ने अपना सर पकड़ लिया। अब दरवाजा तो तोड़ गए, अब बंद करने के लिए बचा ही क्या है? अब ठीक भी मुझे ही करवाना पड़ेगा। निकिता ने टूटे हुए दरवाजे की तरफ देखा और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। चैप्टर 13। निकिता आज हॉस्पिटल में असीम के केबिन में थी, उससे कुछ बात कर रही थी। असीम, इनायत में कुछ नहीं सुनूंगा, आज तुम्हारी नाइट ड्यूटी है। वैसे भी स्टाफ बहुत कम है, तुम्हें आज नाइट ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। निकिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे मना करे, क्योंकि निकिता को उसकी नींद बहुत प्यारी है। अगर वो पूरी रात हॉस्पिटल में रहेगी तो कैसे पाएगी? मैं दिन में अच्छे से सबकी ड्रेसिंग कर दिया करूंगी। इसके अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं, उसने खुद से कहा। असीम, इनायत में भी तो नाइट ड्यूटी कर रहा हूं ना। तुम्हें भी करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं जानता। इतना कह वो बाहर चला गया। निकिता को अब सुननी ही पड़ी। कोई बात नहीं निकिता, बस एक रात जाग ले, फिर कुछ देर सोचकर मुझे पक्का नींद आ जाएगी। उसने अपना सर पकड़ लिया। उसने फिर सोचा, वैसे भी मेरी तो नाइट ड्यूटी है, तो दिन में अच्छे से सो लेती हूँ। यही सोचकर वो घर आ गई। उसने दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकाली, पर दरवाजा तो आजाद ने कब का तोड़ दिया था। ये सोचकर चिढ़ते हुए चाबी वापस अंदर डाल ली। घर क्यों छोड़ दिया, ये भी तोड़ देते, निकिता ने चिढ़ते हुए कहा, और किसी को दरवाजा ठीक करने के लिए बुला लिया। वो आराम से लेट गई, अभी अच्छे से सो लेती हूँ। पर थोड़ी देर में उसकी नींद उड़ गई। दरवाजे ठीक करने वाले आ चुके थे। वो बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। निकिता ने सर पीट लिया, शायद नींद नसीब में नहीं थी, अब तो किसी तरह जागना ही पड़ेगा। वो लोग दरवाजा ठीक कर चले गए। उनके जाने के बाद निकिता ने चैन की सांस ली, पर अब सोने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बाहर शाम हो चुकी थी। अभी निकिता को तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकलना था। निकिता को अब और ज्यादा चिढ़ मच रही थी। उसने खुद से कहा, आज मेरी एक रात की नींद गंवानी पड़ी। क्या कहा था उन चारों ने दरवाजा खुला रखना, और उस आजाद ने मुझे धमकाते हुए कहा था मुझे खिड़की खुली रखनी है। अब मैं ना तो दरवाजा खुला रखूंगी और ना ही खिड़की। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खिड़की दरवाजा ही तोड़ देगी ना। मैं दोबारा ठीक करवा लूंगी। खिड़की दरवाजे तोड़ते हुए इनके हाथ टूट जाएंगे, पर इस बार मैं नहीं थकने वाली, उसने खुद से कहा, और तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। सब डॉक्टर्स, वार्ड बॉय अपने काम पर लगे हुए थे। बहुत से ऑफिसर्स थे, जिनमें से कुछ को छोटी मोटी चोटें आई थी तो कुछ क्रिटिकल कंडीशन में थे। सब डॉक्टर्स इधर उधर दौड़ लगा रहे थे। निकिता भी अब ये सब देखकर डॉक्टर इनायत अली बन चुकी थी। उसने कुछ पेशेंट की मरहम पट्टी की। वो पूरे हॉस्पिटल में इधर उधर पेशेंट को चेक कर रही थी। इसी चक्कर में वो अपनी भूख, प्यास, नींद, थकान सब भूल गई। सुबह थक हार कर वो घर पहुंची। उससे ठीक से चला नहीं जा रहा था, नींद आ रही थी, वो भी भयंकर। उसने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। घर का सब सामान तोड़ रखा था, पूरा घर बिखरा पड़ा था। दरवाजा तो बंद था, फिर ये सब कैसे हुआ? निकिता ने खुद से सवाल किया। जरूर यहाँ कोई आया था। वो अपने नक्शे के बारे में सोचकर डर गई। उसने धीरे से दीवार पर से ईंट हटाई। उसने बड़ी ही सफाई से वहां नक्शा छुपाया था। नक्शा सेफ देख। उसने वापस ईंट वही रख दी। चलो ये तो सेफ है। फिर उसने अपने चारों तरफ देखा। ये कैसे हुआ? अगर कोई आया था तो रास्ता भी तो होगा।
उसने खिड़की की तरफ देखा, उसे खिड़की बंद ही दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से खिड़की को छुआ, इसी के साथ खिड़की टूटकर बिखर गई। निकिता ने कुछ कदम पीछे हटा लिए। ये देख उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ऐसा कौन कर सकता है? मुझ पर किसी को शक तो नहीं हो गया है? मुझे इस बारे में सबको बता देना चाहिए, पर कैसे? तभी पीछे से आवाज आई, हम चार को ढूंढ रही हो। वो शिवानी की आवाज थी। निकिता पीछे मुड़ी। पहले तो उसे खुशी हुई, फिर गुस्से में बोली, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को तहस नहस करने की? और खिड़की ऐसे कोई तोड़ता है क्या? शौर्य आगे आया, ये सब हमने नहीं किया, बल्कि आजाद को तुम पर शक हो गया है। विनय, हाँ, उन्हें लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। शिवानी, आगे बढ़, दीवार से वो ईंट निकालती है और वो नक्शा बाहर निकाल लेती है, तो ये छुपा रही थी तुम? जिया, मतलब तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? आजाद सर ने हमसे जो कहा वो बिल्कुल सही था। मतलब? निकिता ने अपना सर पकड़ लिया। अरे, मैं तुम सबको बताने ही वाली थी, पर पहले मुझे ये बताओ, क्या कल रात आजाद यहाँ आया था? उसी ने अपने शक के चलते ये तमाशा किया है? मेरी खिड़की का ये हाल भी उसी ने किया है? सबने हमें सर हिला दिया। निकिता को अब खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं चाहकर भी इन्हें पूरी बात नहीं बता सकती, और अब तो झूठ भी नहीं बोल पाऊंगी। शौर्य, बोलो कुछ। जिया, कुछ तो बोलो यार, हमें टेंशन हो रही है। शिवानी और विनय निकिता को घूर रहे थे। निकिता ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। शिवानी, हमें सिर्फ मिशन से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम नहीं चाहते कि तुम हमसे इस मिशन से जुड़ा कुछ भी छुपाओ। शौर्य, हम इस मिशन पर एक साथ काम कर रहे हैं। अगर हमें हमारे मिशन से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, और तुम्हें भी करना चाहिए। निकिता ने हमें सर हिला दिया और कहा, मैंने गाजा का एक खुफिया ठिकाना ढूंढ लिया है और बहुत जल्द मैं गाजा तक भी पहुंच जाऊंगी। ये सुन सब हैरान रह गए। विनय, ये तुम्हारा मिशन नहीं है। निकिता, हमने तुम्हें पहले भी कहा था, हमारे मिशन में मत इन्वॉल्व मत हो, जान को खतरा है तुम्हारी। जिया, तुम समझती क्यों नहीं है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा मिशन तो अधूरा रह जाता ना। डॉट। सब उसे ही घूर रहे थे। निकिता, ये देख, इसलिए ही नहीं बता रही थी, पर अब जब मैंने अकेले उस गाजा के एक सीक्रेट अड्डे को ढूंढ निकाला मतलब मैं कोई भी खतरा उठा सकती हूँ। सब निकिता को देख रहे थे। शिवानी, हमें तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं है। शौर्य, हाँ, अगर तुम काबिल नहीं होती तो चीफ तुम्हें यहाँ कभी नहीं भेजते। निकिता गुस्से में, तो फिर मैं भी गाजा को पकड़ने के मिशन का हिस्सा हूँ। डॉट। सबने ये सुन अपना सर पीट लिया। शौर्य, ये जवाब तुम आजाद को देना, फिर तुम्हें सही जवाब मिलेगा। शिवानी, हम जा रहे हैं, पर तुमने जो गलती की है, तैयार रहो आजाद सर का सामना करने के लिए। ये सुन निकिता थोड़ा डर गई। मैं तैयार हूँ, और देखना उन्हें मानना ही पड़ेगा, मैं भी इस मिशन का हिस्सा हूँ आखिर। सबने एक टेढ़ी मुस्कान दी और वहां से चले गए। निकिता काफी थक गई थी, उसे कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। आधी रात को वो अपना मास्क पहन फिर निकल पड़ी, पर जैसे ही वो बाहर आई, सामने आजाद अपना हाथ फोल्ड किए खड़ा था। निकिता तुरंत अंदर भाग गई, मतलब इसे सब पता चल गया। आजाद अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। निकिता ने अपना मास्क हटा दिया। देखो, मैं बस बाहर टहलने जा रही थी। आजाद ने एक चेयर सरकाई और उस पर बैठ गया। निकिता आजाद के सामने एक अपराधी की तरह खड़ी थी, जिसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। आजाद ने अपनी गन निकाल ली। ये देख निकिता काफी डर गई। सच में मार डालोगे? आजाद, यही सोचकर आया हो? वो क्या है, कुछ लोगों को मुंह की भाषा समझ नहीं आती तो शायद गोली की भाषा से समझ जाए, उसने अपनी गन पर हाथ फेरते हुए कहा। निकिता काफी डर गई, उसने कुछ कदम पीछे हटा लिए। आजाद ने अपनी गन निकिता पर तान दी। अब बस तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मेरे मिशन से दूर रहो या फिर मारी जाओ। निकिता ने ये सुना तो वो काफी कंफ्यूज हो गई। जिंदगी चाहिए या मिशन? उसने खुद से कहा, मुझे अपने परिवार से मिलना है, पर मुझे अपने देश के लिए भी कुछ करना है। उसने आजाद की तरफ देखा, जो अब भी गन ताने उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अगर इसे मुझे मारना होता तो मेरे जवाब का इंतजार नहीं करता। यही सोचकर निकिता आजाद की तरफ बढ़ने लगी। ये देख आजाद खड़ा हो गया। शायद तुम मरना चाहती हो। निकिता ने उसकी गन अपने माथे से लगाकर कहा, हिम्मत है तो यहाँ गोली चलाओ। आजाद थोड़ा गुस्से में, क्या तुम सच में मरना चाहती हो? निकिता ने उसकी गन छीन अपने कनपटी से लगा ली। ये देख आजाद हैरान रह गया। पागल हो गई हो क्या? निकिता ने ट्रिगर पर अपनी एक अंगुली रखी। अब आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो आप अपने मन की कीजिए और मुझे मरने दीजिए, नहीं तो मेरी सुनिए और मुझे बचा लीजिए। आजाद अब समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। आजाद, तुम क्या चाहती हो? निकिता, आप बस मेरी सुन लीजिए, मैं आपको कन्विंस कर लूंगी, फिर आप भी मुझे अपने इस मिशन का हिस्सा बनने से मना नहीं कर पाएंगे। निकिता ने ये कहते हुए ट्रिगर दबाने के लिए अपनी अंगुली आगे बढ़ाई। ये देख आजाद ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ।
पर अपनी गन नीचे कर लो। ये सुन निकिता ने अपनी गन नीचे कर ली। आजाद उसी कुर्सी पर बैठ गया। बोलो। निकिता भी वही उसके सामने बैठ गई। उसने वो नक्शा उसके सामने कर दिया। इसमें जहां ग्रीन टिक है वहां गाजा के सीक्रेट ठिकाने हैं जो अब तक हमारे सामने नहीं आए हैं। ये सुन आजाद उस नक्शे को उलट पलट कर देखने लगा। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। इस नक्शे ने तो मेरा काम और आसान कर दिया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? आजाद ने निकिता की तरफ देखते हुए कहा। निकिता, तुम आम खाओ गुठली क्यों गिनते हो? मैंने इसी नक्शे की मदद से कल मैं गाजा के खुफिया ठिकाने पर गई थी। वहां गाजा नहीं है पर आतंकवादी थे वहां। जरूर वहां कुछ ऐसा चल रहा है जो इलीगल और खतरनाक है। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो वो इन्फॉर्मेशन और मोहम्मद गाजा दोनों हमारी मुट्ठी में होंगे। निकिता ने अपनी मुट्ठी बंदकर पूरे विश्वास से कहा। आजाद ने निकिता की तरफ देखा। उसने ये बात जिस विश्वास से कही थी उस विश्वास को देख एक बार के लिए आजाद भी सोचने पर मजबूर हो गया। तुम्हें मौका दिया। तुम्हें आतंकवादी सुल्तान के खास इमरान को अपने कब्जे में लेना होगा। अगर तुमने ये कर दिखाया तो तुम भी इस मिशन का हिस्सा हो, वरना फिर तुम इस मिशन के बारे में सोचना छोड़ दोगी। ये सुन निकिता सोच में पड़ गई। मुझे मंजूर है पर ये बता दो मुझे ये इमरान कहाँ मिलेगा? आजाद खड़ा हो गया। मुझे पता होता तो वो मेरे कब्जे में ना होता। अब ये तुम्हारा टेस्ट है। अगर तुम पास हो गई तो जो चाहोगी वही होगा, नहीं तो तुम जानती हो। इतना कह वो चला गया। निकिता सोच में पड़ गई। कौन है ये इमरान? कहाँ मिलेगा मुझे? अब क्या होगा? क्या पहुंच पाएगी निकिता इमरान तक? तब क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि इमरान ने ही उसे बचाया है? तो क्या होगा निकिता का फैसला जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। चैप्टर 14। निकिता इमरान के बारे में ही सोच रही थी। ये इमरान कहाँ मिलेगा? इमरान भी आतंकवादी है तो शायद बाकी आतंकवादियों के साथ ही मिले। मुझे एक बार फिर उस मस्जिद में जाना चाहिए, पर इस बार एक अलग रूप में, निकिता ने खुद से कहा और मुस्कुरा दी। उसने अपने चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें लगा ली और वैसे कपड़े पहन लिए जैसे उस मस्जिद में उन बंदूकधारी लोगों ने पहन रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बालों का क्या करे। तभी उसे विग पहनने का आइडिया आया। कुछ ही देर में वो बिल्कुल तैयार थी। उसे देखकर कोई नहीं पहचान सकता था कि ये लड़का नहीं लड़की है। अब आतंकवादियों के बीच रहकर ही इमरान के बारे में पता करूंगी, उसने खुद से कहा। उसने एक गन निकाली और अपने कपड़ों में छुपा ली। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये गन मेरी मदद करेगी। यही सोच वो मस्जिद की तरफ निकल पड़ी। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गई। आधी रात का वक्त था तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो उसी दरवाजे के रास्ते से अंदर चली आई। तभी उसे एक लड़का अंदर आते हुए दिखाई दिया। उसका पहनावा बिल्कुल वैसा ही था जैसा निकिता ने पहन रखा था। वो खुद से ही बड़बड़ा रहा था। अब ये लोग मुझे जबरदस्ती आतंकवादी बनाएंगे, मुझे नहीं बनना। अगर भागा तो ये मुझे यही जिंदा दफन कर देंगे। निकिता ने कुछ सोचा और उसके सामने आ गई। वो लड़का डर गया। उसने सोचा कि ये उन आतंकवादियों में से एक है। निकिता ने भारी लड़कों जैसी आवाज बदल पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने डरते हुए जवाब दिया, इरफान। इतना कह उसने अपना पहचान पत्र दिखा दिया। देखो, सुल्तान ने खुद लिखा है कि अब मैं उनका साथी हूँ, मुझे मारना मत। निकिता ने वो पहचान पत्र ले लिया। उसने उसे देखा। उसमें सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था और नीचे सुल्तान की मुहर और उसके दूसरे साइड उसे आतंकवादी बनाने की बात लिखी थी। निकिता ने उस लड़के इरफान की तरफ देखा और कहा, तुम जाओ, हमने तुम्हें छोड़ दिया, पर फिर किसी को दिखना मत, वरना फिर हम तुम्हें पकड़ लेंगे। वो लड़का खुश हो गया और वहां से एकदम तेजी से भाग गया। तभी फिर से मस्जिद के बीचों बीच जमीन सरकी और उसमें से कुछ आतंकवादी बाहर आए। उन्होंने निकिता को देख उस पर गन तान दी। निकिता ने बिल्कुल इरफान जैसी डरने की एक्टिंग की और वो पहचान पत्र उनके सामने कर दिया। उन लोगों ने उस पहचान पत्र को देखा और हंस दिए। चलो। वो सब जमीन के अंदर जाने लगे। निकिता ने अंदर झांक कर देखा। असल में मस्जिद में अंदर तहखाना बनाकर पूरी आतंकवाद की दुनिया बसा रखी थी। निकिता सीढ़ियों से अंदर आ गई। उसी के साथ ऊपर का हिस्सा बंद हो गया। नीचे बहुत से लोग थे, कुछ सो रहे थे तो कुछ पहरा दे रहे थे। नीचे पूरा का पूरा महल बनाया हुआ था, एक बहुत बड़ा महल जिसमें हजारों लोग रह सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ एक और रास्ता भी था जो मस्जिद से थोड़ी दूर खुलता था। दिन के समय ये उसी से आते जाते थे और रात के समय पूरी की पूरी मस्जिद को ही घेर लेते थे। निकिता ने सोचा था वो बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। वो आतंकवादी उसे कहीं लेकर जा रहे थे। निकिता बस उनके पीछे पीछे चल रही थी। वो उसे सीधा अपने लीडर के पास ले आए। वो सब उसके सामने झुक गए। बढ़ी हुई दाढ़ी, डरावनी आंखें, उसके चेहरे के दाई और एक भद्दा सा निशान था जो शायद चाकू से बनाया गया था। निकिता ने उसे देखा तो एक पल के लिए डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। यही इमरान होगा। उन आतंकवादियों ने निकिता की तरफ देखा। ए लड़के, उस्ताद है, हमारे सिर झुका। निकिता ने बिल्कुल वैसा ही किया। उनका लीडर निकिता के सामने आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। निकिता काफी डर गई थी कि कहीं सब पता ना चल जाए। उनका लीडर हंस पड़ा।
तू कुछ खाता है या नहीं? इतना दुबला पतला। उसने उन बाकी आतंकवादियों की तरफ देखा। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? एक आतंकवादी उसे इरफान का पहचान पत्र दिखाने आया। इरफान उस्ताद। उसने वो पहचान पत्र देखा। हाँ ठीक है। और फिर उसने निकिता की तरफ देखा। ए लड़के, मेरी बात कान खोल कर सुन ले और अपने जहन में बिठा ले। हमारे साथ रहना तो तुझे एक सच्चा जिहादी बनना होगा। अपने मुल्क के लिए दूसरे मुल्क को बर्बाद कर देने जितनी नफरत तेरे अंदर होनी चाहिए। जब भी हमारे सरगना गाजा का नाम आए, पूरी दुनिया खौफ से काम जानी चाहिए। हम सब जिहादी हैं। हम भले ही मर जाएं, पर अल्लाह की दुआ से हमें जन्नत नसीब होंगी। निकिता बस चुपचाप सुन रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था, पर इस समय उसे खुद को शांत रखना था। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, मिर्जा। वो तो बाद में देख लेंगे किसे जन्नत मिलती है या दोजख। मिर्जा नाम सुन इनायत ने पीछे खड़े शख्स की तरफ देखा। ये वही था जिसने उसको कल बचाया था। ये भी आतंकवादी है, पर अच्छा इंसान है। पक्का इन लोगों ने इसे जबरदस्ती पकड़कर आतंकवादी बनाया होगा। मिर्जा पलटा। इमरान को देख उसे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने गुस्से को दबा लिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ इमरान को गले से लगा लिया। इमरान। इमरान सुल्तान की खिदमत में कोई कमी रह गई जो यहाँ आने की जरूरत महसूस हुई। ये नाम सुन निकिता हैरान रह गई। ये इमरान है? मतलब आजाद ने मुझे इसे पकड़ने के लिए भेजा है, पर ये तो अच्छा इंसान है। इसे पकड़ आजाद को दिया तो आजाद तो बेचारे की शक्ल का मुरब्बा बना देगा। नहीं पकड़ा तो ये मिशन हाथ से जाएगा। निकिता को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इमरान मुस्कुराया। खिदमत भी उन्हीं की जाती है जो खिदमत के लायक होते हैं, इसलिए तो मैं सुल्तान का खास हूँ, तुम नहीं। मिर्जा को ये सुन बहुत गुस्सा आया। वक्त आने पर देख लेंगे कौन खास है और कौन आम, उसने खुद से कहा। और फिर मुस्कुराते हुए इमरान के कंधे पर हाथ रख। हाँ बिल्कुल। इमरान की नजर निकिता पर गई। ये कौन है? मिर्जा, नया जिहादी। हमारे मुल्क और जिहाद के लिए मर मिटने के लिए एक और नौजवान तैयार है। वैसे तुम्हें नहीं बताया सुल्तान ने? उन्होंने ही तो भेजा है इरफान को हमारे यहाँ सच्चा जिहादी बनाने के लिए। इमरान ने निकिता को देखा। शायद भूल गए होंगे। इमरान निकिता के पास आया। निकिता ने इमरान को अपने सामने देख खुद से कहा मैं इसे थैंक्स कह दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बारे में सोच रही थी, और आज देखो मजबूरी ही होगी कोई, तभी तो यहाँ इन लोगों के बीच है। एक तरह से ठीक ही है। मैं इसे यहाँ से ले बचाकर आजाद को सौंप दूंगी और ये हमारी मदद ही करेगा। पर अगर ये सच में आतंकवादी हुआ तो संभल कर रहना पड़ेगा, उसने खुद से कहा। इमरान, इरफान यही नाम है ना तुम्हारा? निकिता ने अपना सर झुका रखा था। उसने अपनी आवाज थोड़ी भारी की और कहा, हाँ इरफान नाम है मेरा। इमरान ने अगला सवाल किया, तुम्हारे अम्मी अब्बू तो होंगे नहीं? नहीं तो तुम यहाँ ना होते। अब निकिता को क्या पता इरफान के अम्मी अब्बू है या नहीं। उसने ऐसे ही हमें सर हिला इमरान के सामने सहमति जता दी। ये सुन इमरान पीछे हट गया और मिर्जा के पास जाकर बोला, मुझे नहीं लगता इसे बाकी जिहादियों के साथ यहाँ रुकना चाहिए। ये नया है, अभी सुबह भी होने वाली है, तो इसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। पकड़े जाने का खतरा रहेगा। मिर्जा ने जानबूझकर उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, सुल्तान चाहते हैं कि मैं इसे सच्चा जिहादी बनाऊं, ताकि ये हमारे साथ मिलकर हिंदुस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दे। इमरान ने कुछ सोचा। सुल्तान से मैं बात करूंगा, इसे जिहादी बनाने की जिम्मेदारी मेरी। सुल्तान मेरी हर बात मानते हैं तो तुम्हें भी माननी चाहिए, इमरान ने थोड़ा सख्ती से कहा। तो मिर्जा बस अपने दांत पिसता रह गया। उसके पास इमरान की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। मिर्जा ने अपना मुंह फेर लिया। ठीक है, ले जाओ। इमरान ने निकिता की तरफ देखा। चलो मेरे साथ। निकिता ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो उसके पीछे पीछे चली गई। यार, मेरा काम तो बहुत आसानी से हो गया। आजाद को बताऊंगी तो वो खुशी के मारे मर जाएगा, पर फिर भी जो इंसान एक अनजान की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल सकता है, वो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। इमरान चारों तरफ देखते देखते बाहर आ गया। उसने निकिता से कहा, इरफान यही नाम था ना? अगर तुम यहाँ से जाना चाहते तो अभी भाग जाओ यहाँ से। ये सुन निकिता हैरान रह गई। उसने अपनी आवाज भारी की और लड़कों की आवाज में पूछा, पर आप तो इन सब के साथ है, फिर इन जिहादियों के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आप भी तो जिहादी है। इमरान ने ये सुन अपनी नजरें फेर ली। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम एक नौजवान हो तो तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो। अब फैसला तुम्हारा है। अगर जिहादी बनने का ठान ही लिया है तो आ जाना फिर से, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। मैं सब संभाल लूंगा। इतना कह वो जाने लगा तो लड़के की आवाज में निकिता ने उसे रोकते हुए कहा, अगर मैं उस्ताद को आपका मुझे भगाने की बात बता दूं तो? इमरान पलटा। उसने अपने हाथ हवा में खड़े कर दिए और हंसने लगा। शौक से बताओ, पर याद रखना उम्र नहीं है तुम्हारी दफन होने की। कहीं ऐसा ना हो मिर्जा तक पहुंचो, उससे पहले ही कफन में लिपट जाओ। इमरान हंसते हुए वहां से चला गया। निकिता ने कभी नहीं सोचा था इमरान इतना खतरनाक हो सकता है। आतंकवादियों के चंगुल में फंसे एक मजबूर इंसान की छवि जो उसने अपने जहन में बनाई थी,
वो अब टूट चुकी थी। ये इंसान कभी मजबूर नहीं हो सकता, पर ये मुझे आतंकवादी बनने से रोकना क्यों चाहता है, जबकि ये खुद एक आतंकवादी है। सुबह की नमाज का वक्त हो चुका था, इसलिए निकिता को तुरंत वहां से निकलना पड़ा। वो घर पहुंची और वापस इरफान से इनायत बन गई, पर वो अभी भी इमरान के बारे में ही सोच रही थी। वो आतंकवादी है, पर फिर भी मुझे यानी इरफान को आतंकवादी बनने से बचाना चाहता था। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। अब समझ आ रहा है आजाद ने मुझे इमरान को पकड़ने को क्यों कहा। शायद इमरान बहुत खतरनाक होगा और आजाद तो कभी नहीं चाहेगा कि मैं उसके मिशन का हिस्सा बनूं, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा। निकिता ने सोच तो लिया था कि वो इमरान को किसी भी तरह अपने कब्जे में कर आजाद को सौंप देगी, पर दूसरी तरफ उसका मन इस बात के लिए मान नहीं रहा था। निकिता ने कुछ देर सोचा और फिर खुद से कहा, अगर इमरान और आजाद मिल ले तो, अगर इमरान सच में एक खतरनाक आतंकवादी हुआ तो हम उसे पकड़ लेंगे, नहीं तो हम उसे शांति से समझाएंगे ताकि वो उन आतंकवादियों को छोड़कर हमारे साइड आ जाए। हाँ, यही सही रहेगा। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। अब आगे क्या होने वाला है, कहानी में जानने के लिए पढ़ते रहिए।